सिविल सर्विसेज विथ नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है और आज मैं आपसे एक सुपर स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं, इनफैक्ट या तो 2026 की तैयारी कर रहे हैं या फिर हो सकता है कि 2027 के लिए भी आप तैयारी कर रहे हो यूपीएससी के लिए, तो बिलीव मी ये स्ट्रेटेजी अगर आपने फॉलो कर ली, स्ट्रेच करके भी फॉलो कर ली, तो ये स्ट्रेटेजी आपको आपके गोल तक लेके जा सकती है। रिमेंबर, अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। तो आपका अगर गोल है लबासना पहुंचने का एंड आपको फाइनली एक आईएएस ऑफिसर बनना है, तो आपका रास्ता भी आपको पता होना चाहिए। उसी रास्ते के बारे में बात करेंगे, एक पूरा रोड मैप के बारे में आपसे मैं डिस्कस करूंगा। बट उससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे छूटे ना रह सके। समझते हैं इन स्ट्रेटेजीज को जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। समझते हैं पहले एग्जाम को। ये एग्जाम है क्या? यूपीएससी एग्जामिनेशन 3 स्टेज में होता है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी इस चीज़ को जानते होंगे, बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कई बच्चे नहीं भी जानते हैं, ताकि आपको इस एग्जामिनेशन से कोई भी कंफ्यूजन ना रहे इसके स्टेजेस में, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। जल्दी जल्दी कर लेते हैं। पहला स्टेज आता है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में हर साल लगभग 10 लाख से ज़्यादा फॉर्म्स भरे जाते हैं। 5, 7, 8 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं, जिसमें से लगभग 13,000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो पहला स्टेज आता है प्रीलिम्स। ये अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेज पे आएंगे, दैट इज़ द मेंस। मेंस हर साल लगभग 12 से 13-14 हज़ार बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और उसके बाद फिर अगर आपने इसको क्वालिफाई कर लिया तो फिर अगला फाइनल स्टेज आता है, दैट इज़ द इंटरव्यू। और इंटरव्यू लगभग 2 से 2,500 2700 के आसपास बच्चे फॉर्म जो सेलेक्ट होते हैं मेंस से, वो लोग इंटरव्यू देते हैं एंड अल्टीमेटली उसमें आपको फाइनली लगभग लेट्स से 1000 बच्चे निकलते हैं जो फाइनली इस एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं। और इसमें से आईएएस भी नॉर्मली 180 होते हैं, बाकी अदर सर्विसेज में होते हैं। अब एक चीज़ समझना कि आपको ये हर एक स्टेज पार करनी ज़रूरी है। पहली स्टेज है प्रीलिम्स, दूसरी स्टेज है मेंस, तीसरा स्टेज है इंटरव्यू। और जो आपका प्रीलिम्स वाला स्टेज है ये ऑब्जेक्टिव वाला स्टेज है। मतलब आपके पास जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें आपसे ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे, आपको टिक करके आना है। ये वाला है आपके साथ जो मेंस वाला है, आपको राइटिंग वाला पेपर है, आपको लिखना पड़ेगा, अपने आइडियाज एक्सप्रेस करने पड़ेंगे। दिस इज द राइटिंग स्टेज। इसमें पेपर्स होते हैं कई सारे एंड उसके बाद फाइनली आता है इंटरव्यू, जहां पे आपको 5 लोगों की एक बॉडी जज करती है कि क्या आप इस जॉब को पाने के लायक हैं या नहीं है। अपना जजमेंट के बेसिस पे वो आपको मार्क्स देते हैं। फाइनली जो आपकी मेरिट बनती है वो मेंस और इंटरव्यू को मिला के बनती है। जो आपके मेंस में मार्क्स हैं, जो आपके इंटरव्यू में मार्क्स हैं, प्रीलिम्स के मार्क्स काउंट नहीं होते हैं। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, जीएस जो कि जनरल नॉलेज का पेपर है एंड सेकंड इज द सीसेट। आपकी जो मेरिट बनती है वो जीएस के पेपर के बेसिस पे बनती है, लेकिन आपका नाम मेरिट के लिए कंसीडर हो उसके लिए सीसेट में आपको 1/3 स्कोर करना जरूरी है। तो दिस इज द क्वालिफाइंग पेपर। आप इसको क्वालिफाई करेंगे तब आपका अगला स्टेज आएगा कि भैया आपका नाम काउंट होगा एंड आप पेपर दे पाएंगे। लाइक आई मीन टू से कि आप का नाम काउंट होगा, आपको कट ऑफ के लिए कंसीडर किया जाएगा, भैया ये बच्चा लायक है कि हम नहीं। सीसेट इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स, कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग एंड जीएस में तो आपकी लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड अलग अलग पेपर्स होते हैं। ये जो पेपर है उसके बाद जब आपका मेंस होगा, ये तो सिंगल डे 1 डे एग्जामिनेशन है यहाँ पे, लेकिन इसके बाद जब भी आपका एग्जाम होगा, नॉर्मली जो ट्रेंड देखा गया है ये चलते हैं 2 हफ्ते ये पेपर चलता है। 2 हफ्ते कैसे? फ्राइडे, सैटरडे, संडे, किसी एक हफ्ते में ये लोग ले लेंगे फ्राइडे, सैटरडे, संडे को। फ्राइडे को आपको एसए का पेपर होगा, सैटरडे को GS1, GS2 का पेपर होगा जो कि सब्जेक्टिव पेपर होंगे, संडे को GS3 एंड GS4 का पेपर होगा और नेक्स्ट वीकेंड फिर उसके बाद अगले वीकेंड पे पेपर आएगा और आपका सैटरडे एंड संडे को पेपर होगा। सैटरडे को आपका कंपलसरी पेपर होगा, उसके बाद संडे को आपका फाइनली जो भी आपने ऑप्शनल ले रखा होगा उसका पेपर होगा। सो ये एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है इस एग्जामिनेशन की और आपको सारे स्टेज में घुमा फिरा के एक्सेल करना पड़ेगा। ये स्टेज एक्चुअली हमारे प्रॉपर हाथ में नहीं होता है, ये स्टेज हमारे हाथ में होता है और ये स्टेज हमारे हाथ में होता है, क्योंकि यहाँ पे
सिंस ह्यूमन बींग्स आर इन्वॉल्व तो ऑब्वियस सी बात है सब्जेक्टिविटी की बात आ जाती है। बट अभी हम इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके हाथ में जो है वो प्रीलिम्स और मेंस की बात है, और अल्टीमेटली अगर आप मेंस क्वालिफाई कर लेंगे तो आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा कि आप इंटरव्यू के लिए तैयारी कर सको। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम के बारे में। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द सिलेबस। रिमेंबर योर एकेडमिक जर्नी बिगिंस विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेबस। मैप जितना क्लियर होगा जर्नी उतनी आसान होगी। ये सिलेबस क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना सर तैयारी करनी है लेकिन दे नेवर सी द सिलेबस। सिलेबस अगर आपने समझ लिया और सिलेबस को समझते हुए अगर आपने ये समझ लिया कि इंटीग्रेटेड वे में तैयारी कैसे करनी है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक भ्रम चलता है मार्केट में कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी अलग अलग है। मैं अभी आपका वो भ्रम तोड़ूंगा, आपको दिखाऊंगा कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी अलग नहीं है। इट्स जस्ट कि वो एक वे है इंस्टीट्यूट्स का चीज़ों को बेचने के लिए। दैट इज द फैक्ट, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी अलग नहीं हो सकती। थोड़ा बहुत अंतर जरूर है कि भाई प्रीलिम्स में लाइक दे आर आस्क मोर अबाउट द फैक्ट्स एंड मेंस में दे आर आस्क मोर अबाउट योर ओपिनियंस, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कोई अंतर नहीं है। लेकिन सीधी सी बात है, अगर मेरे को स्पेक्ट्रम पढ़नी है लेट्स से फॉर द हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया, और मेरे को पता है स्पेक्ट्रम इज द बुक फॉर द प्रीलिम्स एंड एज वेल एज मेंस, तो क्यों ना हम प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ कर लें। बट नहीं करते हैं और वहीं पे अक्सर हम गच्चा खा जाते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड द सिलेबस। दिस इज द प्रीलिम्स वाला पोर्शन। अब देखिए प्रीलिम्स वाला सिलेबस में GS1 एंड GS2। GS1 में आपका करंट अफेयर्स ये है, दिस इज द थिंग। उसके बाद आपकी हिस्ट्री है, हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडिया एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, जनरल इश्यूज ऑन environmental ecology, biodiversity and climate change that do not require subject specialization। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये हर एक सब्जेक्ट के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। दे आर नॉट लुकिंग फॉर ए स्पेशलिस्ट, दे आर लुकिंग फॉर ए जर्नलिस्ट। बट बहुत बार हम पढ़ते हैं तो हम PhD करने लगते हैं, हम जाके एकदम ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ने लगते हैं। आपको समझना पड़ेगा UPSC की जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस तरह से तैयारी करनी है कि आपको चीज़ें सारी पता हों, कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता हो, बट उसकी पूरी मैथमेटिक्स में नहीं घुस जाना है, उसकी PhD नहीं करनी है। यू शुड डिसाइड अ बाउंड्री, ये उस बाउंड्री का इंडिकेशन है, एंड द जनरल साइंस। एंड उसके बाद इसको कहते हैं CSET, जो कि GS2 का पेपर है, जिसमें मेनली कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग पे तो अब सवाल वैसे बहुत ही नहीं आते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, डेटा इंटरप्रिटेशन, तो ये मोस्टली मैथ्स में आता है। इधर वाला पोर्शन मोस्टली रीजनिंग है, इधर कॉम्प्रिहेंशन है, और इस पर क्वेश्चन आना लगभग खत्म ही हो चुके हैं। ठीक है, अब ये जो कुछ सिलेबस है आप पाओगे, ये सारा का सारा सिलेबस मेंस के सिलेबस में कहीं ना कहीं मेंशन्ड है किसी ना किसी फॉर्म में। और एक चीज और, जब आप प्रीलिम्स का पेपर उठा के देखोगे तो आप पाओगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, पॉवर्टी इंक्लूजन पे वो क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। क्यों पूछते रहते हैं? बिकॉज प्रीलिम्स में स्पेसिफिकली मेंशन है, इसलिए इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करना है। बहुत सारे बच्चे प्रीलिम्स की तैयारी तो करना स्टार्ट करते हैं बट दे नेवर सी द सिलेबस। आपका सिलेबस अगर आपके सामने तो आपका रास्ता क्लियर होगा। आप हमेशा अपना सिलेबस सामने रखना, अपने सामने दीवार पे पेस्ट कर लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये चीज जो बच्चा नहीं करता है वो कई बार अक्सर भटकता रहता है लास्ट टाइम तक। अब आते हैं, ये है आपका मेंस का सिलेबस। इंडियन कल्चर विल cover the salient feature of art form, literature, architecture from ancient to modern times। ये जो सिलेबस है ये आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन है इसका। इसके बाद आता है मॉडर्न हिस्ट्री वाला पोर्शन, नेक्स्ट 2 टॉपिक्स। फिर ये आ जाता है पोस्ट इंडिपेंडेंस जो एग्जैक्टली मेंस स्पेसिफिक है। ये वाला प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए कॉमन है, ये मेंस के लिए मेनली है। वर्ल्ड हिस्ट्री ये आपके मेंस के लिए है। फिर सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, रोल ऑफ वेमेन एटसेट्रा, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सोशल एम्पावरमेंट एटसेट्रा। यहाँ से यहाँ तक ये जो सोसाइटी वाला पोर्शन है ये भी आपके लिए मेंस वाला पोर्शन है। उसके बाद सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज एटसेट्रा, इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेना, ये वाला प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों मैं बोल रहा हूँ प्रीलिम्स और मेंस के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि द मोमेंट यू आर रीडिंग द ज्योग्राफी आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको अलग अलग पढ़ना है। दिस इज द वे हाउ यू इंटीग्रेट प्री एंड मेंस। अगर आपने ये टेक्निक सीख ली तो बिलीव मी आपका काम आधा हो जाएगा, भटकोगे नहीं। क्योंकि जो चीजें
आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़नी है वही चीजें आपको घुमा फिरा के मेंस के लिए पढ़नी है। इस चीज के लिए भी आपको स्पेक्ट्रम ही पढ़नी है। तो भैया जब पढ़ रहे हैं तो प्रीलिम्स और मेंस वाली चीजें साथ में पढ़ लेते हैं। इस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अगर मेंस के भी साथ में क्वेश्चंस कर लेंगे तो क्या हर्ज है। ये गलती बहुत सारे बच्चे नहीं करते, इसलिए बहुत सारे बच्चे करते हैं, इसलिए लास्ट टाइम तक वो परेशान रहते हैं। तो दिस इज द थिंग। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये टॉपिक्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां से लेके अप टू स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज, ये आपका पॉलिटी वाला पोर्शन है। गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट एटसेट्रा, डेवलपमेंट प्रोसेस, वेलफेयर स्कीम एंड दिस issues related to development and management of social sector, issues related to poverty and hunger, that is 10 11 12 13 14। ये वाला जो पोर्शन है ये आपका सोशल जस्टिस वाला पोर्शन है। उसके बाद इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एटसेट्रा, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, ये वाला आपका गवर्नेंस वाला टॉपिक है 13 15 एंड 16। उसके बाद GS2 कंटिन्यूड है और ये वाला आपका IR वाला सेक्शन है। और इसीलिए अक्सर आप देखेंगे वही क्वेश्चंस पूछते हैं IR में, जो कि बेसिकली इंडिया की को जो भी चीज़ें वर्ल्ड में हो रही हो अगर इंडिया को असर करें तभी वो पूछते हैं, नहीं तो पूरा IR पढ़ने बैठोगे तो आप पागल हो जाओगे, आप कवर नहीं कर पाओगे। क्योंकि स्पेसिफिकली मेंशन्ड है हर जगह पे बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। मतलब जो भी आपको पढ़ना है ना वो इंडिया को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है, ये चीज़ ये बता रहा है। ये वाला प्राइमरली मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, दो इसकी एक लिमिटेड इंपॉर्टेंस है प्रीलिम्स के लिए भी। ये वाला प्राइमरली मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, दो इसकी एक लिमिटेड इंपॉर्टेंस है प्रीलिम्स के लिए भी, और ये वाला प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब मैं लक्ष्मीकांत पढ़ रहा हूँ तो मैं ये पोर्शन भी साथ ही साथ कवर कर लूंगा। कुछ टॉपिक्स हैं इसमें जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा रीडिंग करके मैं आराम से कवर कर सकता हूँ। ये वाला प्राइमरीली मेंस के लिए, बट इसमें प्रीलिम्स में भी काम आ सकता है। तो GS2 लगभग पार्शियली भी कह सकते हैं आप कि मेंस के लिए प्रीलिम्स वाइज भी वो यूजफुल है। बट अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूँ तो दिस पोर्शन इज कॉमन फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, दिस इज फॉर द मेंस एंड दिस इज फॉर द मेंस। GS3 को आते हैं। क्यों बता रहा हूं आपको, अभी मैं बताऊंगा क्यों ये चीज मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। ये मैं आपको इंटीग्रेट करना सिखा रहा हूं, क्योंकि अगर आपने इंटीग्रेट करके चीजों को समझ लिया तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। इसमें आ जाते हैं इंडियन इकोनॉमी से लेकर शुरुआत के जो टॉपिक 1 to 10 है, ये 10 टॉपिक्स हैं। ये है इकोनॉमी वाला पोर्शन, और ये इकोनॉमी वाला पोर्शन प्री और मेंस दोनों में आपको काम देगा। तो जब मैं इकोनॉमी पढ़ रहा हूँ तो मैं ये 10 टॉपिक भी साथ में कर लूँगा। एंड बिलीव मी, प्रीलिम्स वाला जो नॉलेज अगर आपने वो गेन करने के बाद इसको पढ़ लोगे ना तो इतना टाइम नहीं लगने वाला, आराम से हो सकता है। इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अचीवमेंट ऑफ इंडियंस, अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ IT, ये वाला साइंस एंड टेक वाला पोर्शन है जो कि आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में हेल्प करेगा। अब ये चीज़ देखना, आप कोई भी अच्छी मैगजीन उठा के देख लिया, आप UPSC के क्वेश्चंस उठा के देख लीजिए, वो क्या पूछते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, वो क्या पूछते हैं, IT के क्वेश्चंस पूछते हैं, वो स्पेस के क्वेश्चंस पूछते हैं, वो नैनो टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस पूछते हैं। ये सिलेबस कहाँ मेंशन्ड है, ये आपके मेंस में मेंशन्ड है, यहां से वो उठाते हैं क्वेश्चन। तो इसलिए इसको अलग अलग वे में मत देखिए, इसको साथ में लेके चलिए। इसके बाद कंजर्वेशन, इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, EIA, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, ये बायोडाइवर्सिटी या एनवायरनमेंट वाला पोर्शन है। इसके लिए और वैसे भी हमें या तो शंकर IAS पढ़नी है या फिर हमें जो भी हमारी मेंस 365 है वो पढ़नी है, उसके अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं है। डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एक टॉपिक, ये टोटली मेंस ओरिएंटेड है, ये वाला प्रीलिम्स प्लस मेंस ओरिएंटेड है। एंड उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी वाला टॉपिक आता है, वो टोटल आपका मेंस वाला पोर्शन है। एंड दिस इज GS4, ये पूरा मेंस वाला पोर्शन है, इसमें प्रीलिम्स का कुछ काम का नहीं है। ठीक है, सो दिस इज द ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पेपर। तो पेपर 1 में, GS1 में आपके पास यू हैव दिस लाइक ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, 2 कोर सब्जेक्ट। पेपर 2 में दैट इज द GS2, 1 कोर सब्जेक्ट दैट इज द पॉलिटी। पेपर 3 में 3 कोर सब्जेक्ट, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, एंड उसके अलावा लाइक इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक एंड इकोनॉमी। तो ये 6 कोर सब्जेक्ट्स हैं आपके, जो कि बहुत ज़्यादा आपके काम के हैं, एंड दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब उससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आई हैव डिस्कस्ड विथ यू द कोर सब्जेक्ट्स।
अब नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज आर फ्यू ऑफ द कोर प्रिंसिपल्स जो आपको पढ़ते वक्त ध्यान में रखना है। पढ़ते वक्त सिलेबस और PYQ इज द मास्टर आपको साथ में लेके चलना है। यू मस्ट नॉट इग्नोर द सिलेबस एंड PYQ। लोग बोलते हैं भाई मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो कि PYQ तो उन्होंने कभी देखा ही नहीं है। व्हाट दे वो स्टार्ट डूइंग कि वो जो कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है बस वो पढ़े जा रहे हैं, टीचर को भी आइडिया नहीं है। बट व्हाट दे डू, दे नेवर सी द PYQ, दे नेवर सी द सिलेबस। क्या करना है सर, हम हिस्ट्री की क्लास ले रहे हैं। अरे भैया सिलेबस खोल के देखे हो? नहीं। PYQ देखे हो? नहीं। क्या कर रहे हो? हिस्ट्री की क्लास ले रहे हैं। क्या करोगे ऐसी क्लास का? ये बहुत बड़ी गलती है जो लोग करते हैं। सिलेबस एंड PYQ का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, इवन नॉट मी। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। सिलेबस एंड PYQ अगर यूपीएससी ने दिया है, दे हैव अ वेरी 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 एंड दे हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपैक्ट फॉर यू। दूसरी चीज, इट विल नॉट बी ओनली कॉन्सेप्ट, सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं समझने, आपको रटना भी पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि PCS के लिए ही खाली रटना पड़ता नहीं, यूपीएससी के लिए भी कई जगह पे रटना पड़ता है। G20 के मेंबर्स रटना पड़ेगा यार, क्वेश्चन पूछ चुके हैं। मेडिटेरेनियन सी के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ये सब रटने वाली चीजें हैं, आपको रटना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट जो लाइक ब्लैक सी के आसपास कौन सी कंट्रीज हैं, आपको ये रटना पड़ेगा। इजराइल की बाउंड्री में कौन कौन है, ये घुमा फिरा के भाई मैप देख देख के ठीक है याद होता चला जाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम एक मिनिमम लेवल ऑफ रोट लर्निंग भी आपके पास होनी चाहिए। सो आपको स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क दोनों के साथ चलना पड़ेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अकेला स्मार्ट वर्क काम नहीं कर पाएगा, अकेला हार्ड वर्क काम नहीं कर पाएगा, दोनों ही आपको लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। योर कंसिस्टेंसी विल वर्क मोर देन इंटेलिजेंस। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि अगर किसी को लगता है सिर्फ IITians का सिलेक्शन होता है तो भैया दिस इज अ मिथ। खाली एम्स वाले बंदे सेलेक्ट नहीं होते, कई सारे बच्चे ऐसे कॉलेज से भी सेलेक्ट होते हैं जिनका आपने नाम तक नहीं सुना होगा। वहाँ पे उनकी कंसिस्टेंसी, उनकी मेहनत ही उनको आगे लेके जाती है। इंटेलिजेंस के ऊपर हमेशा कंसिस्टेंसी ओवर पावर करेगी। आप कोई बच्चा IIT में बेसिस पे डिसाइड मत कर लेना वो बंदा IIT में है तो वो वही एग्जाम निकाल सकता है, आप नहीं निकाल सकते। ये चीज़ ध्यान, अगर आप कंसिस्टेंट हो और आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यू विल हैव टू डील विथ, यू हैव टू नो योर ड्रीम्स। आपको अपने ड्रीम्स समझने होंगे कि भाई मेरे सपने क्या हैं। दूसरों के चलते तैयारी मत करने लगना कि वो तैयारी कर रहा था इसलिए मैं तैयारी कर रहा हूं। आपका सपना होना चाहिए यूपीएससी को क्रैक करने का, क्योंकि ये जर्नी लंबी होने वाली है। दिस इज गोइंग टू ए वेरी लॉन्ग जर्नी। और इस लंबी जर्नी के में अगर आपको बादशाह बनना है तो इसका एक ही तरीका है और वो ये है कि आपको आपके सपने को पहचानना होगा। क्योंकि बादशाह के भी सपने होते थे साम्राज्य जीतना है, आपका सपना है कि आपको यूपीएससी क्वालिफाई करना है। तो जर्नी लंबी होगी तो ये आपका सपना ही होगा जो आपको आगे लेके चलेगा। नहीं तो बहुत सारे नेगेटिव लोग आके बोलेंगे बेटा तुमसे ना हो पाएगा, और आप मान लोगे कि भैया हमसे ना हो पाएगा। ऐसा नहीं होता। आपको अपने सपने पर विश्वास करना पड़ेगा। हैव स्ट्रॉन्ग फेथ इन योर ड्रीम। और एक लास्ट चीज, यू हैव टू स्टार्ट लर्निंग हाउ टू डील विद दिस नेगेटिव पीपल। इस समय एक बहुत ज्यादा एक थ्योरी चलती है, द सो कॉल्ड पॉसिबिलिटी थ्योरीज, फेमस हो रही है। कितने % बच्चे लोग होते हैं जो सिलेक्शन लेते हैं। इवन देर आर मोटिवेशनल स्पीकर्स हु आर स्पीकिंग सच लाइक दैट कि भैया कितने मतलब लाइक कि इतने % बच्चों का ही तो सिलेक्शन हो रहा है। तो मैं आपसे एक चीज बोलना चाहता हूँ, आप कोई भी काम स्टार्ट करने जाएंगे ना, कुछ भी, चाहे बिजनेस करना, चाहे यूट्यूब पे चैनल खोलना, चाहे कुछ भी आप उठा के ले लीजिए, हर जगह एक चीज चलती है कि आप उस फील्ड में सक्सेसफुल आदमी को देख के ही आगे चलते हो। और कंपटीशन हर जगह है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। तो हम सब खेलते इसीलिए क्योंकि हम सब पॉसिबिलिटी के चीजों बेसिस पे चलते हैं। अगर मैं पहले ही सोच लूंगा अरे यार इसमें तो 0.1% या 0.2% का ही सिलेक्शन होता है, तो मैं तो इस एग्जाम को कभी निकालने की सोच ही नहीं पाऊंगा। दिमाग से ये चीज निकाल दीजिए, अपने ऊपर विश्वास कीजिए और सोच लीजिए कि भैया अगर 0.1% का सिलेक्शन होता है तो इट्स सिंपली मीन कि मेरा भी सिलेक्शन होगा। नहीं तो अगर ऐसा सोचने लगेंगे कि भाई एम्स में तो भाई 50 ही सीट आती है, 60 ही सीट आती है, IIT में कुछ ही 1000 सीट आती है, लाखों बच्चे फॉर्म भरने वाले, आप तो कभी कोई फॉर्म ही नहीं भरेंगे। हर एक चीज जो भी पॉसिबल बनाई गई है वो एक पॉजिटिविटी, एक विश्वास के साथ बनाई गई है कि आप चीजों को पाने की एक चाहत रखते हैं और आप उस चीज को कर सकते हैं। अगर आपको यह विश्वास ही नहीं होगा कि आप सक्सेसफुल होंगे तो आप कभी भी किसी एग्जाम की तैयारी नहीं करेंगे। तो स्टार्ट लर्निंग द थिंग्स। लोग बोलेंगे नहीं होता भाई, इतने कम लोग निकालते हैं, ऐसे लोगों को इग्नोर करना शुरू कीजिए। पॉसिबिलिटी थ्योरी के बेसिस पे मत चलिए। बिलीव मी, आप कहीं पे भी जाएंगे आपको कंपटीशन जरूर मिलेगा। चाहे एक रेडी भी आप खोलने जाओगे ना, मुखर्जी नगर पे रेडी खोलने के लिए, आप गोलगप्पे बेचने की सोचोगे, बगल वाला पहले से गोलगप्पा बेच रहा है। कंपटीशन वहाँ पे भी है, कंपटीशन हर एक जगह है। और ये कंपटीशन भारत की
गवर्नमेंट जॉब की सबसे बेस्ट नौकरी की है, तो ऑब्वियस सी बात है मेहनत तो तगड़ी होगी, बट सही रास्ते से चलोगे तो सिलेक्शन भी लेके जाओगे। तो पॉसिबिलिटी थ्योरी से बचे रहे, निगेटिव लोगों का कुछ कर नहीं सकते, उनको इग्नोर माने। सीधी सी बात है, भगवान ने ऐसे लोगों के लिए को हैंडल करने के लिए आपको दो कान दिए, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। आगे बढ़ते हैं, हाउ टू स्टार्ट। ठीक है, तो इसको देखिए मैंने इस तरह से ब्रेक किया है कि GS1 को ब्रेक कर लीजिए, इट हैज हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड मेंस स्पेसिफिक पोर्शन, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड सोसाइटी। GS2 को ब्रेक कर लीजिए, पॉलिटी एंड मेंस स्पेसिफिक, सोशल जस्टिस, गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। GS3 को ब्रेक कर लीजिए, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, बायोडाइवर्सिटी प्लस मेंस स्पेसिफिक पोर्शन। GS4 एथिक्स, जिसमें थ्योरी और केस स्टडीज है, ये फुली मेंस स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। तो यू हैव द 6 कोर सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, बायोडाइवर्सिटी, ये 6 कोर सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, और उसके बाद फिर जो बचेंगे वो आपके मेंस स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप अगर पढ़ाई करेंगे तो चीज़ें आपकी होने लगेंगी, एंड इट्स डेफिनेटली पॉसिबल, आप कर सकते हैं। ठीक है तो अब यहां पे कुछ चीज़ें आपको वैसे ध्यान में रखनी है। मैंने आप लोगों के लिए ये जो तैयारी है, इस तैयारी के फेज को मैंने 5 फेज में बांटा है। हमारा पहले सबसे फेज 1 में फरवरी टू जून 2024 में हम करेंगे कॉमन सब्जेक्ट्स। कॉमन सब्जेक्ट्स कौन से? जो कोर सब्जेक्ट थे, जिसके साथ मैंने बताया था कि मेंस का सिलेबस कौन सा है, कॉमन है। जुलाई 2024 में हम एक्स्ट्रा टाइम लेके चलेंगे, हम रिवीजन भी करेंगे। अगर हमारे पास नहीं टाइम बचा, अगर हमने मतलब कवर कर लिया तो हम रिवीजन कर लेंगे, नहीं कर पाए तो वो हमारा 1 महीना एक्स्ट्रा टाइम होगा। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, सबकी पढ़ने की स्पीड एक नहीं होती, तो आपको अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग आप इस जो भी मैं आपको बता रहा हूं उसको थोड़ा मोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली यू नो योरसेल्फ बेटर। अगस्त से दिसंबर में हम ऑप्शनल और मेंस वाले सब्जेक्ट करेंगे जो कॉमन थे। जनवरी में हम पूरा फिर से रिवीजन करेंगे इस वाली चीज को, एंड फरवरी से मई 2025 तक हम प्रीलिम्स ओनली। सो 5 फेज में मैंने तैयारी इस चीज को बांटा है। अब इस चीज में आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी, यू हैव टू कीप इन माइंड दैट यू हैव टू प्रिपेयर विच इज कॉमन फर्स्ट। जैसे कि GS1 में मैंने आपको दिखाया हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, GS2 में पॉलिटी हो गया, GS3 में इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, ये कोर वाली चीजें। अच्छा, मैं क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे एक लॉजिक है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं पहले मेंस वाला पहले पढ़ लेते हैं, दिसंबर तक मेंस पढ़ते रहेंगे। अब जब सडनली 5 महीने आता है और उनका प्रीलिम्स वाला सब्जेक्ट नहीं पढ़ा होता तो वो पागल होने लगते हैं, हाथ पैर फूलने लगते हैं, यार मैंने तो आज तक पॉलिटी पढ़ी नहीं है ठीक से, आज तक तो मैंने हिस्ट्री उठाई नहीं है, अब मेरा प्रीलिम्स कैसे होगा, परेशान हो गए। तो सबसे अच्छा ये है ना कि हम पहले वो जो जर्नी, आपका जो पहला जो पड़ाव है जो प्रीलिम्स का है, हम पहले वो वाले सब्जेक्ट पूरा कर लें। इससे क्या होगा, हमें टेंशन नहीं होगी प्रीलिम्स वाले टाइम पे, क्योंकि मेरा काम क्या होगा उस टाइम पे, सिर्फ मुझे रिवीजन करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, मेरा साइकोलॉजिकल बूस्ट बना रहेगा, और मुझे लगता रहेगा कि भाई कोई टेंशन नहीं है, भाई अपन ने पढ़ रखा, अब सिर्फ रिवीजन प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा बहुत जो कमी है वो मेरा उससे पूरा हो जाएगा। तो आप ऐसे केस में जब बेटर वे में पढ़ रहे हैं तो आप परफॉर्म भी बेटर करेंगे, और आप जो भी टेस्ट सीरीज होंगी उसको अच्छे वे में आप दे भी पाएंगे। सो आई ऑलवेज सजेस्ट कि आपको अपने जो पढ़ाई है वो इस हिसाब से रखनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे इस डायरेक्शन में सोचते ही नहीं है और वहीं पे वो गलती करते हैं। सो इस स्ट्रेटेजी से अगर आप पढ़ें तो बिलीव मी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और जब आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो पॉलिटी के साथ टॉपिक 1 to 9 भी पढ़ लीजिए, कवर करके खत्म कर दीजिए। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो इकोनॉमिक्स के साथ इकोनॉमिक्स का मेंस वाला पोर्शन कर लीजिए। साइंस एंड टेक पढ़ रहे हो तो प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस वाला पोर्शन कर लीजिए, क्योंकि सिलेबस लगभग कॉमन ही तो है, कुछ अलग तो है नहीं। ठीक है, दिस इज द थिंग। तो फेज 1 है हमारा फरवरी से जून। अब मैंने इसको माइक्रो प्लान में डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब एक चीज समझ लेना कि आप इसको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा मोड़ा आगे पीछे कर सकते हो, दैट इज परफेक्टली ओके, बट ब्रॉडर वे में एक चीज इंपॉर्टेंस, ये चीज समझ लेना, फेज 1 इज मोर इंपॉर्टेंट यू कैन से देन फेज 2, एंड फेज 2 इज मोर इंपॉर्टेंट देन फेज 3, फेज 3 इज मोर इंपॉर्टेंट देन फेज 4, एंड फेज 4 इज मोर इंपॉर्टेंट देन फेज 5। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, इसके पीछे रीजन है कि फेज 1 वाला सीधी सी बात है, ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली मेंस वाला पोर्शन भी हम करेंगे, लेकिन ये वाला पोर्शन प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और आप प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई करोगे तो आप मेंस लिखोगे ही नहीं। तो मैं वो सब्जेक्ट पहले कर लूं जो कि मेरा प्रीलिम्स के लिए भी कॉमन हो। तो इससे क्या होगा, एटलीस्ट मैं अगर प्री क्वालिफाई कर लूंगा, देयर आर लॉट ऑफ सीनियर्स ऑल्सो जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद मेंस की तैयारी करके
फोड़ा है। तो अगर बाई चांस अगर मैंने फेज 1 अच्छा कर लिया और लाइक लेट से कि मैं फेज 3 मेरा ऑप्शनल होगा, तैयार नहीं था, फिर भी मेरे पास चांस होगा। प्रीलिम्स क्वालिफाई करना आपको वो चांस देता है, और अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई आप कर ही नहीं पाए तो फेज 3 का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। सो दैट्स वाई तैयारी से हिसाब से कीजिए, गो एज पर द स्टेज वाइज। नाउ फरवरी 2024 से 20 मार्च तक यू कैन डू पॉलिटी एंड इकोनॉमी। बिलीव मी, इट्स परफेक्टली पॉसिबल। आप 2 महीने भी ले सकते हैं, बट 50 दिन में ये सब्जेक्ट आराम से किए जा सकते हैं, क्योंकि अभी आप और कुछ नहीं कर रहे हैं। एक चीज़ अच्छा मैं बता दूं, करंट अफेयर्स जब मैं अगर लिख रहा हूँ पॉलिटी एंड इकोनॉमी, इट मीन्स आप इसको प्री के अकॉर्डिंग प्लस मेंस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर मैं ये लिख रहा हूँ इसका मतलब आप इनके PYQ जरूर देख रहे हैं, प्री के अकॉर्डिंग भी और मेंस के अकॉर्डिंग भी। तीसरी चीज़, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इसको कवर करने के दौरान जब आप इसके PYQ कर रहे हैं तो आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं, एंड जरूरत पर लाइक लेट से कि आप हर अल्टरनेट डेज पे 1 या 2 क्वेश्चन राइटिंग वाले जरूर लिख ले रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना लास्ट टाइम तक पूछते थे सर कि मेरा लाइक आंसर राइटिंग का मैं कैसे करूं। यार देखो, सीधी सी बात है, आंसर राइटिंग का सिंपल सा तरीका है, लिखना शुरू करना पड़ेगा। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप तो यही है। बहुत सारे बच्चे लास्ट टाइम तक ये ढूंढते रहते हैं कि आंसर राइटिंग मेरे से होती नहीं है। भैया तुमने पेन उठाया ही नहीं, तुम सोचते रहे कि मैं अच्छा लिखूं, और बेस्ट तुम कभी पहली बार में लिख नहीं पाओगे। ये बात मैं आपको लिख के दे सकता हूं, क्योंकि जो भी बच्चा आज बेस्ट लिख रहा है ना, उसने कभी ना कभी खराब जरूर लिखा होगा। और जो बच्चे स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा बेहतर लिखते हैं ना, उन्होंने स्कूल टाइम पे हो सकता है अच्छा लिख रहे होंगे। जो बच्चा लिखने से दूर भागता रहेगा वो कभी इस पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। आपको भी समझना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्टार्ट राइटिंग। और करना क्या है, सिंपल तरीका है। लाइक आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, लाइक आप लेट्स से इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, आपने कोई टॉपिक पढ़ा, आपने मेंस वाइज टॉपिक पढ़ा, उसके आपने PYQ देखे, एंड आपने उसको पढ़ भी लिया, उसके आंसर भी पढ़ लिया, उसके बाद देख के ही लिख लो यार। मतलब एग्जैक्टली पढ़ने के बाद तुरंत देखना नहीं है, लाइक पढ़ लिया, अब हम उसको जब लिख रहे हैं उस टाइम पे नहीं देखेंगे। शुरुआत तो करो, पेन उठाओ, दिमाग पे जोर डालो, लिखो। लिखने के से क्या होगा, आपका माइंड सोचना शुरू करेगा, आपके आइडिया जो है स्ट्रक्चर होते जाएंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, बिना सोचे आप पढ़ तो सकते हो, बिना सोचे आप लिख नहीं पाओगे। इसलिए लिखने के लिए बहुत लोग इग्नोर मारते हैं, लेकिन बिलीव मी, अगर आप यहां से शुरुआत कर दोगे ना, काम हो जाएगा, सिलेक्शन ले लोगे। उसके बाद 21 मार्च से 31 मार्च तक आपको ये जो पढ़ा इसको रिवाइज कर लेना है। फिर अप्रैल में आप इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक इसको कर लेना है। छोटा सब्जेक्ट है, छोटा टॉपिक है, इसके लिए आपको शंकर IAS इज सफिशिएंट। PMFIS भी देख सकते हो, दैट इज ऑल्सो ए गुड बुक। एंड साइंस एंड टेक, इसमें आपका बायोटेक्नोलॉजी, ये सब टॉपिक्स जो भी NCERTs में भी आपको मिल जाएंगे, या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल उठा के पढ़ लो। ये 1 महीने के वाले से ज़्यादा का टॉपिक नहीं है। अब देखो यार, कुछ लोग बोलेंगे सर 2 टॉपिक हम 1 महीने में कैसे कर लेंगे। यार देखो, दिमाग से एक चीज़ निकाल दो कि आप नहीं कर सकते। 6-7 घंटे का आप डेली दोगे ना, 6 घंटे से 7 घंटे आराम से हो जाएगा। बट तुमने अगर कसम ही खा ली कि भैया अब हम 2 महीने आराम से करेंगे, तो नहीं होगा, सीधी सी बात है। इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी, मैंने यही कहा, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी, मेहनत करने वालों का होगा। और उसके बाद 1 से 15 मई तक जो कुछ ही आपने पढ़ा है इसको रिवाइज कर लो। तो देखो 15 मई तक क्या कर लिया आपने 4 सब्जेक्ट पढ़ लिए और रिवाइज भी कर लिए। इट्स फिजिबल, इट्स परफेक्टली पॉसिबल, प्रोवाइडेड यू आर स्टडिंग प्रॉपरली। अगर आप पढ़ रहे हैं, प्लान के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, आराम से हो सकता है। एंड 16 मई से जून तक आप हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी फिनिश कर सकते हैं। हिस्ट्री में आपको लाइक ओल्ड NCERT करनी है, ज्योग्राफी में आपको 6 to 12 NCERT करनी है, प्लस GC लॉन्ग बहुत ही लिमिटेड वन। अब ये फेज 1 का एंड होगा, और उसके बाद आएगा फेज 2। फेज 2 क्यों दिया गया है? फेज 2 में आपको सिंपली क्या करना है, आपको रिवीजन करना है जो कुछ आपने पढ़ लिया है। अगर आपने ये कर लिया तो आप पाएंगे पॉलिटी और इकोनॉमी आप 3 बार रिवाइज कर चुके हैं, इन्वायरमेंट आप और साइंस एंड टेक आप 2 बार रिवाइज कर चुके हैं, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आप 1 बार रिवाइज कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ आपने पहला रिवीजन यहाँ कर लिया था, दूसरा रिवीजन यहाँ कर लिया था, तीसरा रिवीजन जुलाई में कर लेंगे। इन द केस फिर भी आपको लगता है बहुत स्लो है, तो जुलाई वाला टाइम आप एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ, आप उसमें रिवीजन मत करना, फेज 1 और फेज 2 मर्ज कर दो, और सीधा सा है कि आप अपना टारगेट जुलाई तक के अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से, अपना माइंडसेट के अकॉर्डिंग खींच लो, कोई दिक्कत नहीं है, कवर कर लेना। लेकिन कोशिश ये करनी है कि भाई जुलाई तक मैं ये पढ़ लूँ, लेकिन पढ़ने के साथ साथ आप रिवाइज जरूर कर लेना, बिकॉज रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। अच्छा, इस चीज़ में आपको ध्यान रखना है, आपको PYQ साथ में करने हैं, प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड,
और यू हैव टू कीप इन सिलेबस इन फ्रंट वाइल रीडिंग, ठीक है। और अगर आपने ये अचीवमेंट कर लिया तो बिलीव मी द फर्स्ट अचीवमेंट इज द हार्डेस्ट, वंस यू ब्रेक थ्रू द रेस्ट कैन बिकम पॉसिबिलिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो इस वाले फेज को मैं एक एक्स्ट्रा टाइम लेके चलता हूं, ये भी हो सकता है। इस वाले फेज को मैं रिवीजन फेज भी लेके चलता हूं। 5 महीने में एटलीस्ट उतना कवर करना पॉसिबल है, आराम से किया जा सकता है कि आपने 6, 7, 8 घंटे पढ़ रहे हैं, और इतना तो आपको पढ़ना पड़ेगा, 1/3 टाइम तो तुमको देना ही पड़ेगा, सीधा सा है, ठीक है। फेज 3 आ जाएगा। फेज 3 में क्या करना है यू हैव टू डिसाइड योर ऑप्शनल। ऑल्दो वो आपको फेज 1, 2 में ही डिसाइड कर लेना है, बट आपको एक्चुअली ऑप्शनल पढ़ना शुरू कर देना है। बट फेज 3 में क्या पढ़ना है इसको का डिसीजन आपको फेज 2 और 1 में ले लेना है। आपको अपना ऑप्शनल क्या लेना है इसके अकॉर्डिंग ये सोच लेना है। अच्छा, इसके ऊपर मैंने एक बड़ी अच्छी वीडियो बना रखी है, हाउ टू चूज योर ऑप्शनल। वो 2022 के जो सेलेक्टेड लोग हैं उनके मार्कशीट के बेसिस पे लगभग 122-25 लोगों की आई जस्ट डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर, 160-70 लोग होंगे, उनकी मार्कशीट के बेसिस पे ऑन दैट बेसिस में उन्होंने बनाया। बहुत ही लॉजिकल वीडियो है, आप उसे जाकर एक बार देखिएगा, आपको हेल्प करेगा आपको ऑप्शनल डिसाइड करने में भी और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या करना है, अगस्त 2024 में आपको ऑप्शनल खत्म करना है और एथिक्स फिनिश करना है। एथिक्स छोटा सब्जेक्ट है, आराम से आप 1 महीने में आराम से खत्म कर सकते हैं। उसके बाद सितंबर 2024 में आधा टाइम ऑप्शनल के लिए, उसके अलावा सोसाइटी, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, एक एक किताब आराम से, ये 10-10 दिन के टॉपिक्स हैं, आराम से देखो। खींचोगे तो बात अलग है, खींचने का कोई मतलब नहीं, आराम से किए जा सकते हैं। अक्टूबर में ऑप्शनल एंड GS2 IR वाला सेक्शन। अच्छा, IR के लिए बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, मैं तो आपको बोलूँगा सीधे मेंस 365 उठाओ, लास्ट ईयर का पढ़ डालो, आप काफ़ी चीज़ें वहीं से सीख जाओगे, ठीक है। बट अगर स्टैटिक आपको नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, तो वो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, किसी भी एक स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट का मटेरियल उठा लो, एक सिंगल रीडिंग ले लो, बेसिक समझ में आ जाएगा। उसके बाद IR के चूंकि जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना वो करंट अफेयर से रिलेटेड आते हैं, उसके एनालिसिस आपको मेंस 365 में आइडिया मिल जाता है पूरा। गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इसको फिनिश कर लीजिए। नवंबर में ऑप्शनल GS3 डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, बहुत ही छोटा टॉपिक है, आराम से आप पूरा कर सकते हैं। एंड दिसंबर में ऑप्शनल प्लस ऐसे। अच्छा, ऐसे के लिए अलग से कोई टाइम नहीं देना है, सीधा सा है, डज नॉट रिक्वायर सेपरेट टाइम। ऐसे को टाइम नहीं चाहिए, इट जस्ट कि जितना आपको कंटेंट चाहिए ना वो आपका ऑलरेडी नवंबर तक पूरा मिल चुका है, बस अब आपको ऐसे को प्रैक्टिस करना है। एक वीडियो देख लो कि भाई ऐसे लिखते कैसे हैं, और मैंने एक नोट भी शेयर कर रखा है मैं टेलीग्राम चैनल UPSC प्रीलिम्स विद नीलेश, तो उस पर आपको आइडिया मिल जाएगा कि ऐसे का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो यहां पे भी आपको एक ब्रेक पॉइंट मिल रहा है दिसंबर के टाइम पे, कुछ कमी रह गई तो आप दिसंबर तक खींच सकते हो, ठीक है। ये एक रफ प्लान है जो मैं आपको दे रहा हूं, इन चीज को ध्यान में रखते हुए करोगे ना तो घुमा फिरा के दिसंबर तक सब कुछ फिनिश कर लोगे। और उसके बाद इवन इन द फेज 4 आई आस्क यू फॉर रिवीजन, अदरवाइज दिस इज कंप्लीटली ब्लैंक, इसमें कोई टारगेट नहीं दिया है मैंने। अगर कर लिया तो फेज 3 वाला जो पड़ा है वो फेज 4 को रिवाइज कर लेना, नहीं तो फेज 3 को और फेज 4 को मर्ज कर देना, पॉसिबल है, आराम से चीजों को किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा फाइनली आपका फेज 5 एंड दैट इज फरवरी टू मई। You have to do the revision, you have to give the lots of test, you have to solve the PYQs, that's it, खत्म। 4 के रख दोगे दोस्त, कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। बट ये होगा तभी जब तुम पढ़ोगे, नहीं तो फिर प्लान तो बहुत सारे देखे होंगे, कई सारे टॉपर्स के प्लान्स देखे होंगे, होता उसी के लिए, चीजें वर्क उसी के लिए करती है जो पढ़ता है, जो नहीं पढ़ता ना उसके लिए कोई चीज वर्क ही नहीं करती। अगर तुमको पता ही नहीं है तुमको जाना कहाँ है तो तुम किसी भी रास्ते निकल चलोगे, ये गलती मत करना। दूसरी बात, अपना एक रास्ता, पढ़ने से पहले एक रास्ता प्लान बनाना बहुत जरूरी है। अपना एक प्लान बनाओ, फिर उस पर स्टिक कर जाओ, भटकेंगे नहीं, और हर बार किसी एक नए टॉपर की स्ट्रेटेजी उठा के नहीं देखेंगे। रीजन क्यों बोल रहा हूं मैं आपको, क्योंकि अक्सर हम यही तो करते हैं, हम करने लगते हैं, सडनली हमको वी हैव द फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो कहते हैं हम। तो फोमो के चलते हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं भैया हमको इस वाले टॉपर की स्ट्रेटेजी बढ़िया लग रही है, अब इसकी फॉलो करूंगा। अरे ये वाला नया टॉपर है, ये अभी इसी साल सेलेक्ट हुआ, इसका फॉलो करेंगे। अरे ये पुराना वाला टॉपर था, ये तो कहते हैं नया वाला टॉपर बढ़िया नहीं लग रहा, ये पुराना वाला टॉपर है, इसको देख लेते, ये तो इसका रैंक 1 आया था, इसका वाला फॉलो कर लेते। अरे नहीं, उस रैंक 1 वाले से उस रैंक 1 वाले का ज्यादा अच्छा था। तुम सबको नहीं फॉलो कर सकते, इसलिए लिमिटेड लोगों को फॉलो कीजिए और स्टिक कर जाइए। देखो सीधी सी बात है, एक चीज तो है
सुन लिया, 2-4 लोगों की स्ट्रेटेजी सुन ली, उसके बाद फाइनली तो तुमको डिसाइड करना है ना, तुम्हारा एग्जाम है। तुम एक स्ट्रेटेजी डिसाइड करो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बेसिस पे, और उस पर फिर एक बार स्टिक कर लो। एक प्लान बना लो, एक रफ एस्टिमेट। देखो कभी भी एग्जैक्टली प्लान वर्क कुछ तरह से नहीं करता कि डे वाइज एकदम प्रॉपर एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट में नहीं चीजें होती, लेकिन अगर तुमने उस प्लान पे अगर 80% भी तुम फॉलो कर गए ना, तो तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस दे आर द मैक्सिमम, तुम्हारा सिलेक्शन जरूर होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आप करेंगे तो बिलीव मी आपका सिलेक्शन जरूर होगा। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो यू हैव टू कीप दिस थिंग्स इन माइंड, ठीक है। अब कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। करंट अफेयर्स मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, बट आपको इसको डेली बेसिस पे करना है। करंट अफेयर्स करना कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहले दिन से न्यूज़पेपर उठा के पढ़ने मत लग जाना। शुरुआत के फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने तो बिल्कुल करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर से मत पढ़ना। 3 महीने अलग अलग इंस्टीट्यूट, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में, और बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो द हिंदू की एनालिसिस देते हैं। इनफैक्ट अगर इफ़ यू फॉलो इंडियन एक्सप्रेस तो उसके भी आजकल लोग बना रहे हैं, तो उनकी एनालिसिस किसी एक का सुन लीजिए, किसी एक को फॉलो कर लिया, उनकी बस एनालिसिस देखते रहिए। इससे क्या होगा, आपको दुनिया भर में जो चीज़ें हो रही हैं, क्या चीज़ें डिस्कशन में चल रही हैं, वो आपको हेल्प करने लगेगी। आपके चीज़ें दिमाग में आइडियाज़ बनने लगेंगे, आप दूसरों के आइडिया सुनेंगे, आप उनके आइडिया से सीखेंगे। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल तक न्यूज़पेपर मत उठाना, लेकिन एनालिसिस देखना जरूर, क्योंकि न्यूज़पेपर में क्या होता है ना, बीच से चीज़ें लिखी होती है, तो आपको उसका बैकग्राउंड तो पता नहीं है, तो आपको न्यूज़पेपर छोड़ के भागने लगते हो। बट अगर आप उनके वीडियोस देख लोगे तो आपको उसका बैकग्राउंड पता चल जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम जब वो टॉपिक आएगा ना, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद मई से उठा लेना न्यूज़पेपर, मई जून के आसपास से, मई से उठा लेना, जून से उठा लेना, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। जून से तो यार उठा ही लेना, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। एंड मई से आप अपनी मंथली करना शुरू कर देना। मई वाली मंथली जून के एंड तक आती है, एंड यू स्टार्ट डूइंग इट रेगुलरली, ठीक है। ये करने लगोगे ना, तो जो करंट अफेयर्स का जो फियर है वो कभी नहीं होगा, ठीक है। और इस प्लान से आपको एक रफ आइडिया मिलेगा, जो भी मैं बता रहा हूं, देखो इट्स अ रफ आइडिया, अल्टीमेटली डिसाइड आपको करना है। बट इफ यू विल ट्रस्ट योर सेल्फ एंड इफ यू विल फॉलो इट, 80% भी फॉलो करोगे, बहुत हेल्प मिलेगी। तो मई से आप फिर अपना न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देना। देखो सीधी सी बात है, कोई क्या बोलता है, क्या पढ़ाता है, मुझे नहीं पता, बट एट द सेम टाइम अगर आप न्यूज़पेपर को सही से पढ़ रहे हो, तो बिलीव मी आप लिखने वाइज आपके पास जो आइडियाज होंगे वो दूसरों से फार बेटर होंगे। पीवाईक्यू साथ में करना है, प्रीलिम्स और मेंस वाला। और ये बिगेस्ट मिस्टेक है जो बहुत लोग करते हैं जब प्रिपेयर करते हैं, दे डोंट सी द पीवाईक्यू। पीवाईक्यू मत इग्नोर करना, बार बार बोल रहा हूं, टेस्ट को इग्नोर मत करना। पेन उठाने का मन नहीं करेगा, लेकिन लिखो, कुछ ना कुछ लिखोगे, लिखने से ही इंप्रूवमेंट होगा। आंसर राइटिंग सीधा से बात है, स्टार्टिंग में वो उठा के कोचिंग के टेस्ट मत लगा ले लगना, आप प्रीवियस क्वेश्चंस को उठा के लिखना, इससे आपको हेल्प मिलेगी, आप उनका माइंडसेट समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये कुछ FAQs हैं, कुछ लोगों के सवाल आते हैं, सर हाउ टू हैंडल बैड डेज, क्योंकि कोई भी प्लान परफेक्ट नहीं है यार, सीधा सा है कि भाई बुरे दिन सबके आते हैं, इसलिए मैंने आपको टाइम दिया है। बट प्रॉब्लम क्या आती है कि बुरे दिन के बाद आप वापस नहीं आते हो प्लान पे काम करने के लिए, वहां प्रॉब्लम है। कभी ऐसा हो गया कि भाई तुम्हारे 10 दिन बर्बाद हो गए, भगवान ना करे तुमको डेंगू हो गया, तुम 1 महीने बैठ गए, भगवान ना करे तुम 1 महीना बैठ गए, तो उसके बाद क्या तुम वापस आए पढ़ने के लिए, ये चीज तुमको डिसाइड करनी पड़ेगी। अगर 1 महीना पीछे हो गए तो कोई बात नहीं यार, तुम्हारे पास 2 महीने मैंने दिए हैं एक्स्ट्रा, और वो भी नहीं कर पाए तो फेज 3 थोड़ा सा खसका देना, या फिर उसमें आधी चीजें कर लेना, आधी चीजें मेंस के टाइम पे कर लेना। 110 दिन, 100 दिन तो वहां पे भी मिलेंगे, लेकिन फेज वाइज ही चीजें करना, तो मैनेज हो सकता है। देखो, थिंग्स वर्क फॉर दोज जो करना चाहते हैं। अगर तुम बहाने ढूंढोगे कि क्यों नहीं कर सकते, तो तुम्हारे पास बहानों की पूरी लिस्ट होगी, और अगर तुम रास्ते ढूंढोगे कि क्यों कर सकते, तो तुम्हारे पास रास्तों की भी लिस्ट होगी। तुम ढूंढते क्या हो, ये इंपॉर्टेंट है। बहाने मत ढूंढिए, रास्ते ढूंढिए, रास्ते ढूंढने वालों के लिए सिलेक्शन वेट करता है। कोचिंग या सेल्फ स्टडी विच इज बेटर, ये तो सवाल ही नहीं है, सेल्फ स्टडी का कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। अब यहां पे सवाल आता है, सर फाउंडेशन ज्वाइन करें कि ना करें। यार देखो, सीधी सी बात है, हर एक चीज के वीडियोज अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, और अच्छे अच्छे टीचर्स ने पढ़ा रखे हैं। इनफैक्ट देयर आर लॉट ऑफ वीडियोज ऑन द यूट्यूब, लाइक मृणाल सर का
पास्ट वाला वीडियो जो आप अगर देखेंगे, आज भी 2016 वाला 17 वाला जो उन्होंने वीडियो डाल रखा था, राज तनिल मैडम का जियोग्राफी अच्छा है। तो अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो आप मॉड्यूल्स उठा के पढ़ सकते हैं। अमित सेन सर का काफ़ी अच्छा है। तो सेल्फ स्टडी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हर चीज़ के लिए तुम्हें कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें जरूरत भी है तो उस जगह पे जहां पे वो मॉड्यूल्स जो तुम्हें नहीं समझ में आता, लाइक अगर मुझे इकोनॉमिक्स नहीं समझ में आता तो इकोनॉमिक्स वाला कोचिंग कर लो। जो ही थोड़ी कि पूरा फाउंडेशन लेंगे भैया हिस्ट्री, अब हिस्ट्री में तुम्हें कोई क्या एग्जैक्टली पढ़ा लेगा, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आती तो बात अलग है। लेकिन अदरवाइज तुम हिस्ट्री पढ़ते वो दैट इज अ क्रोनोलॉजी की चीजें क्या हो रही हैं वो आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। उसमें कुछ कॉन्सेप्ट जैसा कुछ ज्यादा कुछ है ही नहीं। इट्स अ फैक्ट, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, ये रीजन थे, दैट्स इट, खत्म। तो सेल्फ स्टडी पढ़ करके और बार बार रिवीजन करके आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो सेल्फ स्टडी इज द राइट थिंग टू डू। विच ऑप्शनल टू चूज, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को देख लेना, आपको हेल्प मिल जाएगी। विच न्यूज़पेपर टू चूज, 2 न्यूज़पेपर मेनली चलते हैं, इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू। जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है वो द हिंदू फॉलो कर सकता है, अदरवाइज इंडियन एक्सप्रेस। कोई इसी को कोई नुकसान नहीं है, दोनों इक्वली गुड है। हाउ मैनी, कुछ लोग बोलते हैं 2, ना भैया केवल 1 सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये गलती मत करना, 2 न्यूज़पेपर मत उठा के पढ़ने लगना। एंड फ्रॉम व्हेन वी शुड स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर, तो मैंने अभी आपको बता दिया, 3 महीने पहले आप लोगों के एनालिसिस देख लीजिए, उसके बाद देन यू गो फॉर द लाइक न्यूज़पेपर रीडिंग। करंट अफेयर्स किस महीने से, तो मैं तो यार देखो सीधी सी बात है, मई से बोलूंगा, लास्ट प्रीलिम्स टू अगला प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस के टाइम तक ऑलरेडी जब आप 4 महीने और कर लेते तो लगभग मोटा मोटा 1.5 साल हो जाता है। तो अच्छा खासा करंट अफेयर्स है। कुछ लोग 2 साल एडवोकेट करते हैं, आई डोंट एडवोकेट, क्योंकि 1-2 क्वेश्चंस के लिए अगर तुम पढ़ भी लोगे तो जरूरी नहीं कि तुम कर ही लोगे। तो बेटर है कि कम पढ़ो, उसी को बार बार रिवाइज करो, उसमें से जो आएगा घुमा फिरा के जो भी लास्ट के 1 साल में हुआ है वो किसी ना किसी फॉर्म में रिपीट हो ही जाता है, जो इंपॉर्टेंट चीजें होते हैं। और एक आध क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इधर उधर से आ गए तो उसके लिए भागना नहीं है। एक्सेप्शन तुम कभी नहीं कर पाओगे, ये बात हमेशा ध्यान रखना। एक्सेप्शंस आर द एक्सेप्शंस। लोग अक्सर बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, आपको दिखाते हैं ये देखो एक्सेप्शन, ये देखो गुच्ची मशरूम। ये एक बार मशरूम का क्वेश्चन आया था किसी टाइम पे, उस टाइम से उठा के मैंने इस तरह से इसको प्रिडिक्ट करके गुच्ची मशरूम तुमको बना दिया। ये चक्कर में मत पड़ना, ये तुम्हारा गधा बना रहे हैं, उस चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। एक्सेप्शनल क्वेश्चन को कोई ना तो प्रिपेयर कर सकता है ना कोई प्रिपेयर करा सकता है। जो प्रिपेयर करा सकता है वो जो आपके विद इन द बाउंड्री है, वो आपके विद इन द सिलेबस है, और जो लिमिटेड किताबें वही आप पढ़ सकते हो, उसी के बेसिस पे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। इज दिल्ली मैंडेटरी? नॉट एट ऑल। दिल्ली तो आना ही मत, सीरियसली बता रहा हूँ। अगर आपके पास फ्रेंड्स हैं, 1-2 फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा बना लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। फ्रेंड्स हैं 1-2 फ्रेंड्स जो तैयारी करना चाहते हैं, वहीं पे बैठ के कोर ग्रुप बना लो और पढ़ने में लग जाओ। दिल्ली आके इतना डिस्ट्रैक्शन है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। दिल्ली इज़ नॉट नीडेड, देयर आर मैनी ड्रॉबैक्स। तुम्हें नई नई चीज़ें खाने के भी दिखेंगी, तुमने कभी देखी भी, गांव वाले साइड में तो दिखती भी नहीं है वैसी चीज़ें। तुम्हें सडनली पता चलेगा कुछ डिस्क नाम की चीज़ होती है, तुम्हें सडनली पता चलेगा कुछ मॉल वॉल भी होते हैं। यू विल बी डिस्ट्रैक्टेड, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एटसेट्रा, लाइफस्टाइल पूरी चेंज हो जाती है बहुत सारे लोगों की। बहुत सारे लोग आते तो हैं दिल्ली पढ़ने के लिए, बट दे स्टार्ट डूइंग ऑल द अदर स्टेप अपार्ट फ्रॉम द स्टडिंग। बट मैं ये नहीं कह रहा कि दिल्ली बुरी है। इट्स लाइक हमें वो कई बार चीज़ें होती है ना, हमारे विद इन द रीच आते हैं तो हमारा और मन करता है भाई अगले बंदे को मस्ती करते देखना, तो हमारा भी मन करता है। सो दिल्ली इज नॉट नीडेड, वॉट इज नीडेड इज दैट कि आप पढ़ रहे हैं, आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, दैट्स इट, दैट इज द ओनली थिंग। और अगर आपके पास 1-2 दोस्त है जो तैयारी करें ना, तो इससे अच्छा कुछ नहीं है, एक और ग्रुप बनाओ, पढ़ते चले जाओ बस। उसके बाद कुछ नहीं करना है, टेंशन ही नहीं है, ठीक है। दिल्ली इज नॉट मैंडेटरी। फ्रॉम हाउ मेनी आवर्स ऑफ स्टडी रिक्वायर्ड? सो दिल्ली मैंडेटरी नहीं है, आने का मानो तो आ जाना, कोई बात नहीं है, तुम्हारा दिल्ली है, ठीक है। हाउ मेनी आवर्स ऑफ स्टडी रिक्वायर्ड? तो यार देखो डेली 6 से 8 घंटे की स्टडी तो तुमको करनी पड़ेगी। तो 42 से लेके लाइक 8-7 जब 56, 42 से 56 घंटे, इट्स ऑन एन एवरेज, इतना तो आपको वीकली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 6 से 8 घंटे डेली आपको देना पड़ेगा। इट्स इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू विल हैव टू गिव द टाइम, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। कुछ सवाल थे आप लोगों के, मैं वो थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। शुभम ने सवाल पूछा था, सर प्लीज़ कवर 1 ईयर प्लानिंग फॉर 2024-25। ये मैंने कर दिया। नोट मेकिंग के ऊपर शुभम मैंने एक वीडियो बना रखा है, इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। एंड हाउ टू कवर करंट अफेयर्स, ये मैंने डिस्कस कर लिया। एंड फ्रॉम व्हेन वी शुड स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर, ये भी मैंने डिस्कस कर लिया। ऑल्सो हाउ टू डू आंसर राइटिंग वाइल कवरिंग जीएस सिलेबस, ये भी मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया था। हाउ टू कवर जीएस सिलेबस टिल May 2024 एंड देन ऑप्शनल।
तो ये मैंने आपसे डिस्कस अभी जस्ट यही चीज़ कर रहा था। एक ने पूछा सर हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश फॉर राइटिंग, तो आई फाउंड मैनी ग्रामेटिकल मिस्टेक ड्यूरिंग द आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो इसका सीधा सा यार देखो, एक बुक आती है रेन एंड मार्टिन, दैट इज अ गुड बुक फॉर द ग्रामर। एक बेसिक ग्रामर आपको पता होना चाहिए। एंड अ मिरर ऑफ कॉमन एरर, ये एक दूसरी अच्छी किताब है, क्योंकि क्या होता है कि अगर हमें पता चल जाएगा ना कि हम गलतियां क्या करें, ऑल्दो ये एसएससी के लिए रिकमेंड की जाती है, बट अ मिरर ऑफ कॉमन एरर एंड रेन एंड मार्टिन, थोड़ा थोड़ा आधा एक एक घंटा निकाल के ना बेसिक्स जान लीजिए कि भाई ग्रामर्स में कि कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे कैपिटल नीदर नॉर के साथ कैसे लिखते हैं, ईदर और के साथ कैसे लिखते हैं, ये सब छोटी मोटी जो गलतियां थी उसको जानने के बाद आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कीजिएगा। न्यूज़पेपर में जब आप सही इंग्लिश पढ़ रहे होगे तो ऑटोमेटिकली सही इंग्लिश पढ़ते पढ़ते आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो गई। तो ये चीज़ कर लीजिएगा, उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। सूरज बेस्ट वे टू, और बाकी और जो गलती कर रहे होंगे, अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसकी इंग्लिश सही है तो आप उसे बीच बीच में चेक करा ले, भाई एक बार देख ले कुछ मिस्टेक तो नहीं, कि वो आपको मार्क करता रहेगा, धीमे धीमे आपकी वो प्रॉब्लम भी हट जाएगी। सूरज बेस्ट वे टू अवॉइड फैटीग, जुम्बा, फैटीग को अवॉइड करने के लिए बेस्ट वे तो जुम्बा है। जुम्बा कीजिए, बराती डांस, ये डांस किए जा रहे हैं 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम, इतनी एनर्जी होगी ना पूरे दिन भर आराम से पढ़ लोगे। और 1-1.5 घंटे पे थोड़ा उठा के बस स्ट्रेचिंग वगैरह थोड़ा कर लेना, तो थोड़ा माइंड वगैरह रिलैक्स हो जाता है, काम करने लगता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार एक्सरसाइज करने से टाइम जाएगा, भैया टाइम बचता है आपका, क्योंकि आप एफिशिएंटली पढ़ पाते हैं। तो सुबह उठिए 15 मिनट जुम्बा कर लीजिए, शाम को 15 मिनट जुम्बा कर लीजिए, आपको दिन भर की पूरी एनर्जी दे देता है जुम्बा। एंड स्ट्रेस वाइल प्रिपेयरिंग, और सीधी सी बात है, पढ़ाई करोगे कवर हो रहा होगा तो स्ट्रेस होगा ही क्यों। Since GS4 and SA are must to get better score in mains, how to prepare them and in which manner। तो देखो यार GS4 के लिए तो लेक्सिकॉन एक अच्छा सोर्स है, और ऐसे के लिए मैंने एक नोट शेयर किया था, उस पर आप देख लेना। बाकी अदरवाइज उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि ऐसे में अप्रोच कैसे रखना है। लीजिए रिसोर्स लिमिटेड कैसे रखें, इसका सबसे पहला चीज़ तो इंपॉर्टेंट है कि 10 जगह पे स्ट्रेटेजी ढूंढना बंद करें। 1-2 लोगों को जिनको आप फॉलो करते हैं उनके जो बताए रिसोर्सेज है उसको फॉलो कर लीजिए, एक लिस्ट बनाइए, उसके बाद उस लिस्ट में चेंजेस मत कीजिए। करंट अफेयर्स के लिए मंथली मैगजीन कब से फॉलो करें, मई से मैं बोलता हूँ। हितेश सोशियोलॉजी ऑप्शनल, इट्स अ गुड ऑप्शनल। टेस्ट सीरीज, मेरे को तो टेस्ट सीरीज में कोई हेल्प मिली नहीं थी, क्योंकि ज़्यादातर केस में आपको पता ही है क्या होता है, आपकी कॉपी अच्छे से चेक नहीं की जाती और टाइमली मिलती भी नहीं है। तो आई कांट रिकमेंड, आई डोंट हैव एनी मतलब रिकमेंडेशन फॉर दिस, क्योंकि कॉपीज अच्छी से चेक नहीं की जा रही। टीचर्स, मैं केवल एक टीचर्स के बारे में जानता हूँ प्रॉपर, जिनका नाम है उपेंद्रा सर, ही इज़ अ गुड टीचर ऑफ सोशियोलॉजी। विकास रंजन सर का भी मैंने अच्छा सुन रखा है। राजकुमार राय सर का मैंने नाम सुना है, लेकिन आई डो नॉट हैव अ पर्सनल फीडबैक अबाउट हिम, सो मैं दे नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं जानता नहीं उनकी टीचिंग मेथोडोलॉजी। इनके बारे में मैंने सुन रखा है, अच्छा सुन रखा है। उपेंद्र गौड़ सर के बारे में भी मैंने सुन रखा है, अच्छा सुन रखा है। रीडिंग एनसीईआरटी एंड स्टैंडर्ड बुक एंड सीइंग कोचिंग लेक्चर, देखिए कोचिंग लेक्चर से तो बेटर होती है आपको पढ़ लेना एनसीईआरटी एंड स्टैंडर्ड बुक, ठीक है। बट कुछ जगह पे मैथ्स वगैरह वाली जगह पे आपको लेक्चर ज़्यादा हेल्प करेंगे किसी बुक के मुकाबले, ठीक है। तो लाइक अब एनसीईआरटी पढ़नी है कि स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है, वो सब्जेक्ट वाइज डिपेंड करता है। लाइक स्पेक्ट्रम में आप एनसीईआरटी की, आप हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम पढ़ते हो ना कि एनसीईआरटी पढ़ते हैं, लेकिन ज्योग्राफी में आप एनसीईआरटी ही पढ़ोगे, तो ये सब्जेक्ट वाइज है। हाउ एंड व्हेन टू स्टार्ट आंसर राइटिंग एंड हाउ टू डू सेल्फ इवैल्यूएशन, तो देखो स्टार्ट तो जब आप पढ़ना शुरू करो कर ही लो, क्योंकि आप मेंस वाले पीवाईक्यूज तो कर ही रहो। और सेल्फ इवैल्यूएशन का सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। लाइक हमने पॉलिटी पढ़ लिया, अब हमने कोई टॉपर की, बहुत सारे टॉपर्स की नोट्स कॉपीज वगैरह जो कोचिंग में उन्होंने लिख रखे होंगे ना, वो अवेलेबल होते हैं उन कोचिंग की वेबसाइट पे भी, और टॉपर्स ने भी अपने अपने चैनल पे शेयर कर रखी है। उनकी कॉपी उठाओ, जो आंसर उस टॉपर ने लिखा है उसका वो आंसर देखो, और खुद से उसका आंसर मत देखो, उसका क्वेश्चन देखो और उससे खुद से पहले लिखो। उसके बाद वापस आओ, उस टॉपर का आंसर देखो, कंपेयर करो। इस तरह से 2-4-10 बार करोगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे हम क्या किस तरह से इंप्रूव कर सकते हो। इट विल वर्क फॉर यू एज द काइंड ऑफ सेल्फ एवेल्यूएशन। सर व्हेन 2025 फ्री मैराथन विल स्टार्ट, ये स्टार्ट होगा आफ्टर दी प्रीलिम्स 2024 रिजल्ट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मतलब पार्टिसिपेट कर सकें। बेस्ट प्लान फॉर वर्किंग प्रोफेशनल, जो मैंने बताया यही प्लान बेस्ट है मेरे हिसाब से। हाँ, बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल आपको थोड़ा टाइम चाहिए होगा ज़्यादा, तो सीधा सा है जो फेज 1 है, फेज 2 है, उसको थोड़ा एक्सटेंड करके लाइक आप अगस्त की जगह सितंबर तक जा सकते हैं। फेज 3 में जो चीज़ें हैं उसको मैं थोड़ा सा लाइक अगर ऑप्शनल करें, खाली पेपर 1 कर लीजिए एंड या फिर खाली ऑप्शनल ही कर लीजिए, बाकी में इसका सब छोड़ दीजिए, वो सारा कुछ प्रीलिम्स के बाद कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं।
6 घंटे वैसे अगर आप पढ़ेंगे तो बिलीव मी, अगर आप प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल इफ़ यू आर कंसिस्टेंट, आप इनको फेजेस में भी पूरा कर सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोगों ने किया है। अब है सर कॉलेज स्ट्रेटेजी एंड एक ने और पूछा था सर स्ट्रेटेजी फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। तो देखिए वर्किंग प्रोफेशनल हो चाहे कॉलेज वाला बच्चा हो, घुमा फिरा के बातें एक ही होती हैं, 6 से 7 घंटे ही दे पाओगे, उसमें आप ये चीज़ फॉलो कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। बट लाइक कॉलेज स्टूडेंट्स में भी 2 टाइप के कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जो कभी नहीं कॉलेज जाते तो तुम तो भैया फुल टाइम ही पढ़ लो, और जब कॉलेज का वही आता है लास्ट में, जैसे यूपीटीयू में क्या होता है केपीएच उठाते थे लास्ट में पढ़ के दे देते थे एक दिन पहले पढ़ के। बट ऐसे मत करो, कॉलेज टाइम है, कॉलेज भी अच्छे से करो और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर लो। तो 6 घंटे अगर डेली दे रहे हो ना तो अपने आप कवर हो जाएगा, नहीं तो स्ट्रेच थोड़ा सा स्ट्रेच कर लो, सीधा सा है। लाइक फेब से लेके फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक आप फिनिश कर लो। लाइक आप अपना फेज 1 फिनिश कर लो, या तो अगस्त तक भी फिनिश कर लो, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने सफिशिएंट है ऑप्शनल के लिए, ऑप्शनल कर लो, और थोड़ा बहुत जो जीएस हो पाए बचा हुआ उसके बाद कर लेना, ठीक है। एनोनिमस, बेस्ट टाइमलाइन टू कंप्लीट ईच पोर्शन लाइक जीएस, ऐसे ऑप्शनल सीसेट फॉर 2025। तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, सीसेट के लिए मैंने डिस्कस नहीं किया। सीसेट कोशिश करिए कि फेज 1 में ना पूरा कर लीजिए, कुछ नहीं करना है। मैंने देखो वीडियोस बना रखे हैं, ऑल्दो जुलाई जून में भी कर सकते हो, मैंने वीडियोस बना रखे हैं हमारे चैनल पे ही। देयर आर 51 वीडियोस। रीजनिंग नहीं कवर कराया, लेकिन मैथ्स के लिए इससे अच्छे आपको कोई भी पेड कोर्स भी ले लोगे नहीं मिलेगा। मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, ये बच्चों ने जिन्होंने पढ़ा उन्होंने उनका भी कहना है। एंड बिलीव मैंने बस बहुत सब कुछ कवर कर रखा है, कॉन्सेप्ट वाइज सब कुछ कवर कर रखा है। कॉम्प्रिहेंशन प्रॉपर वे में एग्जैक्टली कोई सिखा नहीं सकता, आपको सॉल्व करके दिखा देगा, मैक्सिमम वो कर लेगा, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन अल्टीमेटली सॉल्व तो आपको करना है, तो आपको आना चाहिए। तो जो ट्रिक्स उसके लिए जरूरी वो मैंने 51st वीडियो में दे रखी है। इन वीडियोस को देख लेंगे आपका सीसेट लगभग कवर हो जाएगा। रीजनिंग के लिए आप किसी के भी यूट्यूब पे अवेलेबल हो, आप देख लीजिएगा। तो ये आप एक घंटा अगर दे रहे हैं ना, एक घंटा आधा घंटा डेली, तो ये आप आराम से 6, 7, 8 महीने के अंदर कर लोगे। उसके बाद फिर प्रैक्टिस में डाल देना, वीकेंड पे एक बार टेस्ट दे दो, बस सफिशिएंट है। और अगर आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है तो आप थोड़ा सा पहले से सीसेट पे टाइम देने लगना, क्योंकि सीधी सी बात है आपकी वो अच्छी नहीं, तो इट मीन्स इट रिक्वायर्स द प्रैक्टिस। आप इंप्रूव करने में टाइम लगेगा, एक दिन में इंप्रूव भी नहीं होगा, कॉम्प्रिहेंशन उस पर वर्क करना पड़ेगा। ठीक है सर, हाउ ए वर्किंग प्रोफेशनल शुड स्ट्रेटेजाइज हिज प्रिपरेशन फॉर 2025, बता दिया मैंने आपको। अच्छा, वर्किंग प्रोफेशनल के केस में एक चीज़ ध्यान रखना, आने के बाद जैसे अगर आप 6 बजे आ जाते हो ना ऑफिस से, तो आधा एक घंटा चाहे सो जाओ, 7 बजे उठो, रात को 1 बजे तक पढ़ लो, या तो ऐसे कर लो, नहीं तो आने के बाद खा पी के सो जाओ, सीधे 2 बजे उठो, सुबह 8 बजे तक पढ़ लो, एक स्ट्रेच में 6 घंटा के दो खत्म करो। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी जो लिथार्जी है, थकान है, वो आपको ओवरटेक नहीं, मतलब आपके माइंड पे ओवरटेक नहीं करेगी। ठीक है सुस्मिता, हाउ टू डिकोड होल यूपीएससी सिलेबस, ये तो चलो मैंने डिस्कस कर लिया। लक्ष्मी का सवाल कई सारा है, कोचिंग और विदाउट कोचिंग, मैं इसका सपोर्टर हूं, विदाउट कोचिंग। ऑनलाइन वर्सेज ऑफलाइन, ऑफलाइन में टाइम बहुत जाता है, तो आई एम द सपोर्टर ऑफ दिस ऑनलाइन थिंग। ठीक है, क्योंकि घुमा फिरा के भाई क्लास में जाओगे, 1.5 घंटा लगाओगे, पहले तैयार होगे, और 4 चीज़ें आदमी करता है, फिर आता है, थकान हो जाते हो। उससे अच्छा का वीडियो, भाई टीचर तो वही, अगर कॉमन टीचर है तो भाई ऑनलाइन कर लो यार, क्या दिक्कत है। हिंदी वर्सेज इंग्लिश मीडियम, अगर आपकी इंग्लिश ठीक है, गो फॉर द इंग्लिश मीडियम। रीजन इसका सिंपल सा ये है कि हिंदी मीडियम में न्यूज़पेपर द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस जैसा आता नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हिंदी मीडियम में सिलेक्शन नहीं होता, बट डेफिनेटली फैक्ट है, थोड़ा बहुत ही सही बात, किसी ना किसी फॉर्म में हिंदी मीडियम के रिजल्ट्स बिगड़ते, क्योंकि एक तो सोर्सेज नहीं होते, दूसरी बात कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडियम में आपको काम करना है और आपको इंग्लिश आती है, तो आपको वो चीज़ जहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल है, आपको वो चीज़ें लेनी चाहिए। ठीक है, बट इट डजंट मीन, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है एंड यू फाइंड इट टफ टू रीड इंग्लिश, और आपकी इंग्लिश नहीं समझ में आती, मीडियम हिंदी ही रखिए, समझ में आना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। रिलाइड मोर ऑन वीडियोज वर्सेज बुक्स, बुक्स पे रिलाई आपको ज़्यादा करना है वीडियो से। करंट सोर्सेज न्यूज़पेपर और विदाउट न्यूज़पेपर, ऑब्वियस ही बात है, मेरे हिसाब से नो सब्स्टिट्यूट टू न्यूज़पेपर। होम वर्सेज दिल्ली, ओनली होम, होम तो सबसे बेटर है। फिर भी अगर इफ़ यू हैव द मनी एंड इफ़ यू वांट टू कम टू दिल्ली, यू कैन कम। यूपीएससी अलॉन्ग विथ स्टेट पीएससी, ये तब जब आपने 1 साल एटलीस्ट 100% दिया है यूपीएससी को, अदरवाइज क्या करते ना, हम ये भी एग्जाम करेंगे, ये भी एग्जाम करेंगे, ये भी एग्जाम करेंगे, 10 एग्जाम एक साथ पकड़ लेते हैं और किसी में कुछ भी नहीं कर पाते, तो ये गलती करते बहुत सारे लोग।
तो एटलीस्ट एक सीरियस अटेम्प्ट तो आपको देना चाहिए, उसके बाद आप दूसरा एग्जाम साथ में लेके चल सकते हैं. हाउ टू बी मेन्स रेडी बिफोर प्री, आई जस्ट डिस्कस्ड. हाउ मच रीडिंग और रिवीजन रिक्वायर्ड बिफोर प्री और मेन्स, वो तो जितना कर लो सीधा सा है, जितना कर लो उतना अच्छा है. इट डिपेंड्स अपॉन स्पीड, योर एफिशिएंसी, इन सब चीज़ों पे है. तो ये चीज़ का तो आंसर वही है. एनी फॉर्मूला टू गेट 100% सक्सेस, 100% सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है सीरियसली, बट इफ यू विल बी कंसिस्टेंट रहेंगे अगर आप, तो देयर विल बी मैक्सिमम चांसेस कि आप सिलेक्शन ले लेंगे और इस चीज़ को अगर फॉलो कर लेंगे. मैक्सिमम चांसेस, अगेन 100% का तो कोई गारंटी नहीं है, वो ले ही नहीं सकता कोई. कोई बोलता है ना, कोई गारंटी देता है वहां से तुम भाग जाना, गारंटी तो होती नहीं यार. विच टॉपिक इन हाउ मच डेप्थ, यूपीएससी वांट्स अ जर्नलिस्ट, आई जस्ट शोड. तो पीएचडी नहीं करनी है एक लिमिट तक. पीवाईक्यू पे डिपेंड है, आपने आंसर ही दे दिया. सिलेबस भी है. विच सब्जेक्ट स्कोर मोर, सारे ही सब्जेक्ट अच्छा स्कोर दे सकते हैं अगर आप पढ़ते अच्छे से और उसको रिप्रोड्यूस अच्छा करते हैं. होल माइक्रो प्लान, एक रफ प्लान दिया है, आप उसको यूज कर लीजिए. मंथली, वीकली, डेली. वीकली पॉसिबल नहीं था, मंथली मैंने दे दिया है. बाकी ये चीज़ आपको अपने अकॉर्डिंग वो करनी है. अगर आपको वीकली डेली चाहिए तो हम जब इंटीग्रेटेड मैराथन जून से शुरू करेंगे, जून 2024 से, तो आप उसको डेली का टारगेट होगा. मैं यूपीएससी प्रीलिम्स विद नीलेश चैनल पे आप फॉलो कर सकते हैं, मैं उसमें आपको कंप्लीट करा दूंगा. एनसीईआरटी बुक्स वर्सेज कोचिंग नोट्स, डिपेंड करता है कि वो सब्जेक्ट कौन सा है. मोस्टली एनसीईआरटी, बट कई जगह पे कोचिंग के नोट्स भी अच्छे हैं. न्यू वर्सेज ओल्ड एनसीईआरटी, ये भी डिपेंड करता है कि आप पढ़ कौन सा रहे हैं. लाइक हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटी, लेकिन ज्योग्राफी के लिए न्यू एनसीईआरटी. विच बुक और रिसोर्स मस्ट डू और विच कैन रिप्लेस विथ अनदर. तो वो चीज़ें देखिए, इट्स जनरली नोन चीज़ें हैं जो लाइक मैंने एक जो मैराथन वगैरह करा रखा है, आप उसमें देखिएगा आपको सारी लिस्ट वगैरह मिल जाएगी उस पर. Aditi, I am doing my graduation in economics. Due to so much information available, I find it overwhelming and just wanted to ask whether it is worth doing Mrinal PCB 10 batch. And if I won't, will I miss on to something that also can economics be covered by next IAS videos, or do I have to necessarily do Mrinal sir course? It would be great if you could share strategy regarding the same. देखो Aditi, अगर आपने ग्रेजुएशन में ऑलरेडी इकोनॉमिक्स कर रखा है तो वैसे तो आपको किसी के वीडियोज़ की ज़रूरत नहीं है, ना मृणाल सर का, लाइक ना आपको नेक्स्ट आईएएस का, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन में ऑलरेडी सब कुछ तो कर रखा है ना. देखिए कि अगर किसी ने नहीं कर रखा है कहीं से, तब तो वो मृणाल सर के पास जाता है कि सर हमें नहीं समझ में आ रहा. बट अगर आपने ऑलरेडी कवर कर रखा है, एक एक चीज़ फिनिश कर रखी है और आपको चीज़ें आती है, आपके से क्वेश्चन हो रहे हैं, तो क्यों जबरदस्ती ओवरलोड करोगे, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड करोगे. नो डाउट टुडे मृणाल सर का तो कोई बराबरी है ही नहीं इकोनॉमिक्स में, मतलब एटलीस्ट अभी तक तो नहीं है. मतलब उनका जो है इट्स 70%, 60-70% पीपल फॉलो द मृणाल सर नोट्स. ही इज़ द मोस्ट पॉपुलर टीचर, तो उसका तो कोई दौरा नहीं है. उनका पढ़ाने का जो तरीका है दैट इज़ ऑल्सो वेरी ऑसम तरीका है. बट ही इज़ नॉट द ओनली पर्सन हु कैन टीच यू इकोनॉमिक्स. ठीक है, समझ में आता है, क्वेश्चंस हो रहे हैं. बहुत सारे बच्चे श्री राम आईएएस फॉलो करते हैं, बहुत सारे बच्चे विवेक सिंह फॉलो करते हैं, बहुत सारे बच्चे नेक्स्ट आईएएस भी फॉलो करते हैं. तो जो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू एवरीथिंग, इट इज़ नेसेसरी टू डू एनफ. तो एनफ कर लीजिए, सफिशिएंट है. आई बिलीव कि चूंकि आपका ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स है तो आपको एक्चुअली किसी की जरूरत नहीं है. जस्ट गो एंड सॉल्व द पेपर्स. सर, अ स्ट्रेटेजी विथ इनिशियल 6 months डिवोटेड टू जीएस एंड ऑप्शनल टुगेदर प्लीज. Everyone is making a strategy of 6 months GS and 6 months optional, but I am doing both of them together. My optional start in January and it will finish in July. I am doing this. तो देखो इसका सिंपल सा तरीका है, लाइक जो मैंने 2 सब्जेक्ट लेके चले थे उसमें वो सब्जेक्ट एक कर दीजिए तो वो स्ट्रेच हो जाएगा, और उसमें उस एक सब्जेक्ट की जगह आप एक ऑप्शनल एक सब्जेक्ट उससे आप करेंगे तो फेज 1 और 3 को थोड़ा मर्ज कर देंगे, तो आप अपने लिए स्ट्रेटेजी उसमें से आप बना सकते हैं. ठीक है, लाइक पॉलिटी अगर इकोनॉमी शुरू किया तो हम खाली पॉलिटी प्लस ऑप्शनल, फिर अगला जैसे ये कंप्लीट हुआ, पॉलिटी खत्म हुआ, हमने इकोनॉमी प्लस ऑप्शनल, इस तरह से कर लीजिए, हो जाएंगी. ऑल्सो टेल मी हाउ टू कवर नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर एज इट हैज़ लॉट ऑफ फैक्ट्स. आर्ट एंड कल्चर में तो रटना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है. बट इफ़ यू हैव डन दी ओल्ड एनसीईआरटी, आप पाएंगे आर्ट एंड कल्चर की कई सारी चीज़ें आपके ऑटोमेटिकली तैयार हैं. हाउ टू रिटेन देम थ्रू द एक्टिव रिकॉलिंग. एक्टिव रिकॉलिंग से बेस्ट तो कुछ होता ही नहीं, दैट इज द बेस्ट वे टू रिटेन देम. विच चैप्टर टू रीड एंड विच टू इग्नोर कंप्लीटली. देखो उसमें कई सारे टॉपिक्स हैं, बट अगर आप एनसीईआरटी कर रहे हैं तो दैट बुक इज एन ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन. बुक बहुत अच्छी है, नो डाउट इन दैट,
बट उनके नोट्स और भी ज़्यादा अच्छे हैं। आप एक बार उनके नोट्स देखना, वो नोट्स में आप उतना ओवरलोडेड नहीं फील करोगे एंड यू विल लव द हिज नोट्स। ठीक है, नॉट अ नेसेसरी बुक, मैंने कभी ये बुक नहीं पढ़ी, इंडेक्स देखा था मैंने, बट ये पर्सनली मैंने ये बुक नहीं पढ़ी एंड मैं अपने बैच में भी फॉलो नहीं करता। तो फॉर मी इट्स नॉट अ नेसेसरी बुक, बट आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, बट इट्स अ गुड बुक, हिज नोट्स आर ऑसम, आप फॉलो कर सकते हैं। विच स्टडीज ऑल्सो इंक्लूड द टाइम फॉर रिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट विच हैज बीन कंप्लीटली विद न्यू सब्जेक्ट ओनली। ये डिस्कस कर लिया। हाउ मच टाइम टू रिवाइज द स्टैंडर्ड बुक, हाउ मेनी टाइम टू रिवाइज द स्टैंडर्ड बुक, जितना कर लो उतना अच्छा है, 4-5 बार तो कर ही लेना, ये इंपॉर्टेंट है। प्लीज इंक्लूड अ रिवीजन शेड्यूल, मैंने इंक्लूड कर दिया। सिमरन, स्ट्रेटेजी फॉर वर्किंग ब्रदर्स मॉडिफिकेशन मोर टाइम 6 आवर्स इक्वल टू मेंस स्पेसिफिक पोर्शन। अगर आप 6 घंटे दे रही हैं ना तो ये हो जाएगा, आपने 6 घंटे दे दिए, हो जाएगा, आराम से फॉलो कर सकते हैं। सृजन राज, हेलो सर, प्लीज एक्सप्लेन हाउ टू कंप्लीट इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट प्री और मेंस दोनों आपका शंकर आईएएस से हो जाएगा, उसके बाद मेंस 365 ही करना है आपको। ज्योग्राफी 6 to 12 की एनसीईआरटी करनी है, खाली 11-12 नहीं करनी, 6 to 12 करनी, क्योंकि मेंस में क्वेश्चन ऐसे आ रहा है जिसका आंसर 7th की बुक में दिया हुआ है लेकिन 11th वाली 12th वाली बुक में नहीं दिया हुआ है, तो 6 to 12 करने हैं। प्लस जीसी लियोंग सेलेक्टिव, प्लस मुनाल सर पे की वेबसाइट है munal.org, इस पे लोकेशन फैक्टर वाला बहुत अच्छे से दिया हुआ उन्होंने, वो इतना काफ़ी है प्री और मेंस दोनों के लिए। साइंस एंड टेक, किसी भी इंस्टीट्यूट का स्टैंडर्ड मटेरियल उठा के ये जो बेसिक चीज़ें हैं उनके इन चीज़ों को पढ़ लेना, चाहे तो एनसीईआरटी से भी आप पढ़ सकते हो, नैनो टेक्नोलॉजी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी एनसीईआरटी में दिया, वहाँ से भी पढ़ सकते हो। फ्रॉम वेयर टू बिगिन, व्हाट सोर्स शुड वी रेफर, बता दिया। देवव्रत, फॉर द वन हु डजंट हैव एनी ग्रिप ओवर मैथ्स एंड अदर सीसेट सेगमेंट, व्हेन शुड ही स्टार्ट प्रिपेयरिंग सीसेट। आप मेरे वीडियो देख लीजिए एंड सूनर द बेटर, देख लीजिए, रिवीजन प्रैक्टिस में डाल दीजिए, क्योंकि अगर आपका बिल्कुल ग्रिप नहीं है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा उस ग्रिप को बनने में, क्योंकि थ्योरी के बाद मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस है जो एक्चुअली आपका साथ देगी। अंकुश, सर आई स्टैमर अ लॉट, ठीक है, शुड आई प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, बिल्कुल आपको तैयारी करनी चाहिए। एज फार एज आई एम कंसर्न, स्टैमरिंग विल मेक माई रिजेक्शन इन द इंटरव्यू फेज, ऐसा नहीं है। जो वहाँ पे लोग बैठे हैं उनके पास हमारी सोच से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनका कंबाइंड एक्सपीरियंस हमारी जितनी उम्र है उससे कम 5 से 10 गुना ज़्यादा है, तो उनका एक्सपीरियंस ही उससे हमसे जितना ज़्यादा है। दे नो कि भाई बंदा स्टैमर कर सकता है, इट्स परफेक्टली नॉर्मल एज फार एज यू आर लॉजिकल, आप अच्छे से जवाब दे पा रहे हैं। अच्छे से जवाब देने का मतलब ये नहीं कि आप स्टैमर कर, मतलब आपके जो आंसर्स हैं वो लॉजिकल हैं, स्टैमरिंग के साथ ही सही, यू आर इन। तो ये चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए, आपको बहुत ही बड़ी गलतफहमी है, किसी ने अगर बोल रखा है तो उससे दूरी बना लीजिए। शशांक, सर व्हेन विल यू प्रोवाइड द शॉर्ट नोट्स ऑफ रिमेनिंग मंथली मैगजीन, हम इस पर काम कर रहे हैं, 2, 4, 5 फरवरी तक, लाइक हम सितंबर अक्टूबर तक आपको प्रोवाइड कर देंगे, विद इन फरवरी सारा ही मिल जाएगा आपको। परमिंदर कौर, हाउ टू स्टार्ट इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी, वही डिस्कस किया। हाउ टू मेक नोट्स फॉर द सेम, हमारे चैनल पे एक है हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स, वो मैंने, आप उसको वीडियो देख लीजिएगा। जय श्री राम, क्वेश्चन था जय श्री राम सर, जय श्री राम, प्लीज टेल व्हेन एंड विच सब्जेक्ट नोट मेकिंग इंपॉर्टेंट फॉर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, देखो आपका मेंस का सिलेबस में ध्यान में रखते हुए, पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हुए आप नोट्स बना लेंगे, वो आपको हेल्प कर देगा। ठीक है, नोट्स तो बनाने चाहिए, अच्छी चीज़ें हैं, मैं नहीं बना पाया था बट बनाने चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, दे विल रियली हेल्प यू आउट, बहुत सारा आपको हेल्प करेगा फाइनल सिलेक्शन में। ठीक है, सो वीडियो का अंत आ गया है। कुछ बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाहूँगा। इनकंसिस्टेंट होंगे आप, कई बार होगा, यू विल हैव बैड डेज, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट यू विल, इट्स अ जर्नी। आप वन डे एग्जाम तो है नहीं, आपको अपने ऊपर विश्वास करते हुए अगर आप पढ़ रहे हैं, जब भी गिर रहे हैं वापस उठ के चलना शुरू कर रहे हैं, आप सिलेक्शन लेने के लायक बनते जाएंगे। बट उसके लिए आपको अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। कोई निगेटिव व्यक्ति आता है ना, बोल देता है कि भाई तेरे से नहीं हो पाएगा, तो उसको बोल देना भाई ठीक है, तुझे लगता है नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, मुझे लगता है हो जाएगा, अब मेरे को चुपचाप पढ़ने दे। वो ऐसे लोगों से दूरी बना लें। ठीक है, निगेटिव लोगों से दूर रहें, क्योंकि निगेटिव लोगों को आप चेंज नहीं कर सकते, बट एट द सेम टाइम डोंट लेट द निगेटिव पीपुल चेंज योर ड्रीम। वो आएगा बोलेगा तुम्हें कि भाई अपना हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। आजकल बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाना शुरू किया
कि यूपीएससी का इतना टफेस्ट एग्जाम है, इतने 0.01% सिलेक्शन लेता है, एंड हाउ कोचिंग्स आर ड्यूपिंग द स्टूडेंट्स। यार एक बात बताओ, सीधी सी बात है, तो क्या हम सपना देखना छोड़ दें? सिलेक्शन किसी भी एग्जाम में लाइक इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, चाहे एसएससी का ले लो, चाहे आप यू कैन से कोई भी एग्जाम ले लो, आजकल चपरासी तक के लिए तो साला इंटरव्यू हो रहा है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको समझना पड़ेगा कि आपको पीछे नहीं हटना है। किसी ने कुछ बोल दिया कि भाई नहीं हो पा रहा, नहीं कर पाओगे, और आप ऐसे लोगों ने वीडियोज देख रहे हो, कुछ लोग वीडियो बनाने में, क्योंकि उनको पता है तुम देखोगे वीडियो, तुम देखना चाहते हो कितना डिफिकल्ट है, तुम वो रीजन ढूंढोगे कि भाई क्यों नहीं हो सकता। तो भैया जब रीजन ढूंढोगे नहीं हो सकता तो नहीं हो पाएगा, रीजन ढूंढोगे कि क्यों हो सकता है तो जरूर हो जाएगा। मेहनत करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। और किस एग्जाम में रिस्क नहीं है, या फिर किस बिजनेस में रिस्क नहीं है? हर एक चीज में रिस्क है, एक एक चीज में रिस्क है, लेकिन बिलीव मी वही इंसान कर पाता है जो करने के लिए आगे बढ़ के फाइट करता है पॉजिटिविटी के साथ। अगर पॉजिटिविटी होगी नहीं, आप के हाथ में जो मोबाइल से या फिर जिस भी कंप्यूटर से ये चीज़ देख लोगे, कभी ना कभी जो इस बंदे ने ये बनाया होगा ना, उसका भी मजाक उड़ा होगा, उसने उसको बोला होगा कि तुम गधे हो क्या। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ये कोई एक ऐसी चीज़ होगी तुम्हारे हाथ में जिसमें वायर नहीं लगी होगी और तुम यहां पे ऐसे करके बात कर पा रहे होगे। ये भी तो किसी का सपना था, और यूपीएससी निकालने से ज़्यादा टफ सपना था। उसको अपने पर विश्वास था, उसने कर लिया। तुमको अपने पर विश्वास नहीं है, तुम कहां से कर लोगे? तो दूसरे के बोलने से अपने विश्वास के ऊपर सवाल मत उठने देना। थॉमस अल्वा एडिसन हम पढ़ते हैं ना 10,000 बार, लाइक उन्होंने बल्ब नहीं बनाने का तरीका सीखा, क्योंकि एक ने बोला भाई तुमने 10,000 बार फेल कर गए, उन्होंने बोला नहीं, आई हैव लर्न द 10,000 वेज इन विच बल्ब नहीं बन सकता, और फिर उन्होंने बल्ब बना के सामने रख दिया। और आज उसी की लाइट में जिसने कभी उनको बोला हो सकता वो भी, उसने भी उस लाइट के मजे लिए होंगे। तो ऐसे लोग जो तुमको कहते हैं कि तुमसे नहीं हो सकता, कल की डेट में जब तुम सिलेक्शन लेके जाओगे ना दोस्त, तो पता है क्या बोलेगा? हमको पता था तुम कर लोगे, यही बोलेगा। तो ऐसे लोगों से दूरी बना के रखना, तब भी दूरी बना के रखना। ऐसे लोग सिर्फ वो चमगादड़ जैसे होते हैं जो चिपके रहते हैं और सिर्फ काम निकालने वाले लोग होते हैं। तो ऐसे लोग से दूर रखना। एंड टेक द ब्रेक्स, पढ़ते वक्त ब्रेक्स लेना। जर्नी है लंबी, इट्स गोइंग टू बी लॉन्ग जर्नी, यू नीड ब्रेक्स। संडे इवनिंग रख लो, एंड महीने के एंड में एक दिन रख लो, भाई ठीक है आज के दिन कोई पढ़ाई नहीं करेंगे, मस्ती करेंगे, लेट्स घूमेंगे फिरेंगे, जो भी पसंद है करेंगे, लास्ट डे ऑफ द मंथ। उस डे थोड़ा सा टाइम निकाल के जस्ट थिंक कि तुमने एक हफ्ते में पढ़ा क्या, क्योंकि संडे की शाम को वो चीज़ करोगे। 10-15 मिनट निकाल के सोचना कि भाई क्या मैं सही जा रहा हूँ, क्या मेरे पढ़ने का तरीका सही है, क्या मुझे इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहिए, शुड आई डू समथिंग अबाउट इट। अगर ये चीज़ें आप करते रहोगे ना, तो आप अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को एनालाइज करते जाओगे, और आप अपने चीज़ों में सुधार करते जाओगे, और सुधार करते जाओगे तो डेफिनेटली आप परफेक्शन की तरफ बढ़ जाओगे, और अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। प्यार वार में नहीं पढ़ो तो यार प्यार वार में अब मत पढ़ना। अब है पढ़ना तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अगर नहीं है तो पढ़ना मत, और भगवान ना करे अगर ब्रेकअप हो गया तो दोबारा तो कतई मत पढ़ना, ठीक है? क्योंकि अक्सर ये चीज़ आपको आपके मकसद से भटका देती हैं। ये चीज़ चाहे इफ़ यू आर बॉय और अ गर्ल, आप दोनों पे इक्वली एप्लीकेबल है। सो अगर पॉसिबल हो सके, और अगर है आपका पार्टनर है, तो उससे डिस्कस करो। अच्छा ये बताना मेडिटेरेनियन सी के पास कौन सा है, अपने टॉपिक चेंज कर लो ना, चेंज द टॉपिक। पढ़ाई करने के लिए कुछ टाइम के लिए आपका पार्टनर आपको सपोर्ट कर देगा, अगर आपका पार्टनर अंडरस्टैंडिंग होगा। एंड गो ईजी। कुछ लोग क्या कहते हैं ना, स्टार्टिंग से हम 16-16 घंटे पढ़ेंगे, ये मत करना, ये बहुत बड़ी गलती करोगे। आप अपने आप को उन लोगों से कंपेयर करने लगते हैं जो हो सकता है सालों के बाद जाके 15-10-12 घंटे 14 घंटे के लिए सिटिंग बना पाए हो, और आप पहले दिन से आते हो बोलते हो ओ माय गॉड मैं 16 घंटे पढ़ूंगा, 17 घंटे पढ़ूंगा। गलती कर दोगे, बोल जाओगे। ह्यूमन हो, धीमे धीमे 6 घंटा 7 घंटा धीमे धीमे बढ़ाओ। 10 घंटे भी पढ़ना, और 10 घंटे पढ़ने लगे और तुमने लगातार पढ़ लिया तो भाई हो जाना है। लेकिन ये नहीं करना है कि भाई तुम 16-16 घंटे पहले दिन उठा के पढ़ लिए, तुम 2 दिन पढ़ोगे और फिर 2 महीना नहीं पढ़ोगे, तो ये मत करना। ये बहुत लोग गलती करते हैं। गो ईजी ऑन योर सेल्फ। अपने आप को इतना भी ईजी नहीं करना है कि नहीं पढ़ रहे हैं, और इतना भी अपने ऊपर जुल्म नहीं ढाना है कि भाई 16 घंटे पढ़ने नहीं कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। इट्स ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। क्या फ़ायदा?
और फिर भी करने वाले हो तो करके देख लो। 2 महीना बिलीव मी, मतलब जनरली जो एक्सपीरियंस कहता है वो यही कहता है कि इट्स यू शुड नॉट डू लाइक दिस। ठीक है, यू शुड लर्न टू से नो। आपको कई सारी शादियां छोड़नी पड़ेंगी, कई सारी पार्टी छोड़नी पड़ेंगी, आपको कई सारे लोगों से एक उचित दूरी बनानी पड़ेगी। कई बार लोग बोलेंगे भाई कई बार आपको लोग बोलेंगे भाई यहाँ पे तो जरूरी जाना है, आपको नो बोलना पड़ेगा क्योंकि आपके पास एक गोल है। बट एट द सेम टाइम एक जो आपके 1-2 खास मित्र होंगे तो कभी कभार निकल जाओगे, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। बट अब हमेशा ही तुम जा रहे हो पार्टी में खाने पीने, वो नहीं करना है। ठीक है, तो रास्ता ढूंढोगे तो तुम्हें रास्ता मिलेगा, विश्वास करोगे तो तुम्हें रास्ता मिलेगा। और एक चीज जब इस चीज में याद रखना, जो विश्वास करके चलता है उसे ही फाइनली वो अपने गोल तक पहुंचता है। तो जो करते हैं वही पाते हैं, और जो नहीं करते हैं वो नहीं पाते हैं। ठीक है, जो नहीं करते वो नहीं पाते, जो करते हैं वो पाते हैं। और जो सिलेक्शन लेने वाले वो मार्स ग्रह से नहीं आए हैं, दे आर फ्रॉम हियर ओनली। वो आपके बीच के ही लोग होंगे जो सडनली जिसका सिलेक्शन हो गया और जिसकी सडनली स्टेटस एकदम से एलिवेट हो गया होगा सोसाइटी में। बट आप भी तो उनके बीच के लोग हो, वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। इस एम के साथ आप इस एग्जाम की तैयारी कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, लास्ट टाइम तक कोई कुछ भी बोले, तुमको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। अगर तुमने अपने ऊपर विश्वास छोड़ा तो ये एग्जाम नहीं निकल पाएगा, और अगर तुमने अपने ऊपर विश्वास रखा तो इस एग्जाम को तुम बहुत अच्छे से टैकल करके देयर आर मैक्सिमम चांसेस कि इस एग्जाम को आज नहीं तो कल तुम क्वालिफाई कर जाओगे। तो अपना टाइम का सदुपयोग करना शुरू कर दीजिए। जर्नी लंबी है, फाइट करना शुरू कर दीजिए, एंड बिलीव मी नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम द फाइनल सिलेक्शन। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना। किसी एक फ्रेंड के साथ जरूर वीडियो शेयर कर देना जो 2025, 26, 27 आगे वाले टाइम पे तैयारी कर रहा है। और अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी प्रीलिम्स विद नीलेश, उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको बहुत सारे शॉर्ट नोट्स और अलग अलग टाइप की स्ट्रेटेजी आपको मिलती रहे जहाँ पे मैं आपको गाइड कर सकूँ। सो विद दिस आई होप कि आपका दिन अच्छा हो। थैंक यू वेरी मच। दिस वॉज नीलेश कुमार सिंह।